मैं बस एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और मेरे काउंसलर के लिए मैं सच में एक प्रॉब्लम हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ हॉट पॉट खाकर अक्यूट हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता हूँ। इवन चाय पीने से भी समहाउ मुझे पॉइजन हो जाता है। शहर के हर मेजर हॉस्पिटल में मेरे नाम पर एक स्पेशल रूम रिजर्व है। ये सब इसलिए क्योंकि मैं ऑल अफ्लिक्शन सिस्टम से बाउंड हूँ। मुझे लिस्ट में मौजूद हर डिजीज रैंडमली एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, और जब भी मैं सर्वाइव करके क्रिटिकल स्टेज क्लियर करता हूँ, मुझे उस डिजीज की परमानेंट इम्यूनिटी मिलती है। साथ ही जिस ऑर्गन पर असर होता है उसे परमानेंट अपग्रेड भी मिलता है। इसी तरह मैं लगातार स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ। अभी डॉर्म में मैं और मेरे 3 रूममेट्स हॉट पॉट के लिए सॉस मिक्स कर रहे हैं। हमें ये भी पता नहीं चलता कि कोई हमें सीक्रेटली फिल्म कर रहा है। तभी एक आवाज कमरे में गूंजती है, हॉट पॉट कैसा है? मैं अभी भी अपना सॉस स्टर कर रहा हूँ, ऊपर देखता तक नहीं। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मैं अभी मिक्स कर रहा हूँ? अभी तक एक बाइट भी नहीं लिया। फिर वो कहता है, तो टेस्ट करने के बाद बताना कैसा है। अगर भूख लगी है तो बैठ जाओ और हमारे साथ खाओ। जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, मेरी आवाज हिल जाती है, काउंसलर लियो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काउंसलर लियो स्नीर करता है, अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं अगली बार तुम लोग यहाँ क्या पकाते। एवरीवन ऑन योर फीट। उस एक शाउट से मेरे तीनों रूममेट्स इंस्टेंटली खड़े हो जाते हैं। सिर्फ मैं ही वहीं जमे रहता हूँ। डिंग, एलिजिबल होस्ट डिटेक्टेड, बाइंडिंग सिस्टम नाउ। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, फिर मेरे अंदर खुशी एक्सप्लोड कर जाती है। आखिरकार मुझे भी चूज कर लिया गया। सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट। Congratulations host, you have successfully bound to the all affliction system. इस सिस्टम ने केयरफुली hundreds of diseases प्रिपेयर की है। फ्रैक्चर्स, malignant ट्यूमर्स, ल्यूकीमिया, हार्ट डिजीज और भी बहुत कुछ। होस्ट अब एक डिजीज चुन सकता है। मेरी मुस्कान अचानक जम जाती है, एक्सप्रेशन शॉक में बदल जाता है, फिर डिसबिलीफ में। दूसरों के सिस्टम पैसे और सुपर पावर्स देते हैं, मेरा मुझे डिजीज कैटलॉग दे रहा है। नो रिस्पॉन्स डिटेक्टेड, सिस्टम विल सिलेक्ट ऑन होस्ट्स बिहाफ। Congratulations, host has received acute myocardial infarction. Damn it, ये cursed सिस्टम सच में सीरियस है। बाकी सिस्टम्स अपने होस्ट को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन मुझे ये गार्बेज मिला है। मैं रियलिटी में वापस आता हूँ और काउंसलर को देखता हूँ। काउंसलर लियो, ये बीफ टैलो ब्रॉथ है, स्पेशली मेरे होम टाउन से लाया हूँ, रिच और फ्रेग्रेंट। आप बैठकर खाइए ना। काउंसलर लियो को यकीन नहीं होता। उसे लगता है शायद उसने गलत सुना। ये स्टूडेंट जानता है कि वो काउंसलर है, फिर भी बिल्कुल नहीं डर रहा, बल्कि उसे इनवाइट कर रहा है। काउंसलर लियो गुस्से से भर जाता है, अभी तक बैठे हो? उठो तुरंत। मैं धीरे से खड़ा होता हूँ, एक हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए। काउंसलर लियो, धीरे बोलिए, मुझे हार्ट कंडीशन है। वो हंसता है, मैंने हर फ्रेशमैन की मेडिकल फाइल देखी है, मुझे सब पता है। मेरे सामने बीमारी का ड्रामा कर रहे हो, मेरे सामने चाल चल रहे हो। वो मेरे पास आता है, नाम क्या है तुम्हारा? माल। फाइन माल, तुम चारों डॉर्म रूल्स वायोलेट कर रहे हो अनऑथोराइज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करके। तुम्हारे 3 रूममेट्स को वार्निंग मिलेगी, और तुम 3000 वर्ड्स का सेल्फ क्रिटिसिज्म आज रात तक लिखोगे, वरना पेरेंट्स को कॉल करूंगा। लाइव स्ट्रीम चैट में कमेंट्स फ्लड हो जाते हैं, ये लड़का फियरलेस है, काउंसलर के सामने भी जीरो डर। मैं फिर बोलता हूँ, काउंसलर लियो प्लीज आवाज धीमी करें, मुझे सच में हार्ट कंडीशन है। मेरे रूममेट्स मुझे एडमिरेशन से देखते हैं। ब्रो, तुम तो फुल एक्टिंग में हो। काउंसलर लियो हंसता है, फिर मेरी चेस्ट पर उंगली से जोर से प्रेस करता है। तुम्हें समझ नहीं आता कब रुकना है। वो सेंटेंस खत्म भी नहीं करता कि अचानक मैं अपनी शर्ट पकड़ लेता हूँ। चेहरा दर्द से ट्विस्ट हो जाता है। एक पल में मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है और होंठ डार्क पर्पल हो जाते हैं। मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर की सारी वार्मथ खिंचकर सीधे मेरे दिल की तरफ जा रही है। अगले ही सेकंड मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और मैं धड़ाम से फर्श पर गिर जाता हूँ। काउंसलर लियो वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह स्टन्ड। लीना और उसका कॉलीग भी शॉक से पीले पड़ जाते हैं, लेकिन लीना सबसे पहले संभलती है। वो तेजी से मेरी तरफ दौड़ती है और कैमरा को मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने ले जाकर क्लोजअप लेने लगती है। इससे बाकी सब भी रियलिटी में लौट आते हैं। जल्दी डॉक्टर वेरा को बुलाओ। काउंसलर लियो पैनिक में आ जाता है। वो मेरे पास घुटनों के बल बैठ जाता है, पूरी तरह बेबस। लाइव स्ट्रीम फट पड़ता है। नो वे, उसका एक्टिंग इनसेन है। वो बिल्कुल क्यू पर गिरा है। म्यूजिक में हार्ट अटैक, ये तो सबसे डेडली में से एक है। लगता है हम उसके फ्यूनरल का इंतजार कर रहे हैं। ये कमेंट स्क्रीन पर बैरली गुजरता है कि मेरी हालत और बिगड़ जाती है। मेरी हर ताकत खत्म हो जाती है और मेरा शरीर पूरी तरह ढीला पड़ जाता है। काउंसलर लियो, जो कुछ देर पहले गुस्से में था, अब घुटनों पर है, मुझे पकड़े हुए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। माल, होल्ड ऑन प्लीज, मत मरना। मेरे रूममेट्स पूरी तरह चुप हो जाते हैं। काउंसलर लियो, जो कुछ सेकंड पहले अपना रौब दिखा रहा था, अब जमीन पर बैठा है, रो रहा है और मुझसे जिंदा रहने की भीख मांग रहा है। तभी प्रेसिडेंट डोरियन एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ अंदर दौड़ते हुए आता है। वो नीचे मीडिया इंटरव्यू के लिए तैयार खड़े थे। फिर बीच इंटरव्यू में खबर मिली कि ऊपर एक स्टूडेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। प्रेसिडेंट डोरियन हांफते हुए पहुंचता है और सबसे पहले मेरी भूत जैसी सफेद शक्ल देखता है। म्यूजिक, उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। सीरियसली, इतना बुरा? अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं। वो पहले से इतना पेल कैसे हो गया?
क्या आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स इतने फ्रेजाइल होते हैं? वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है क्योंकि अगर कैंपस में कोई स्टूडेंट मर गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने सबसे पहले वही फंसेगा। सबकी एंग्शियस नजरों के बीच कैंपस डॉक्टर वेरा अपने मेडिकल किट के साथ भागते हुए आती है। एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए, मैं कैंपस डॉक्टर हूँ। लेकिन जैसे ही वो मेरा चेहरा देखती है वो विजिबली घबरा जाती है। उसे देखकर वहां मौजूद हर किसी का दिल बैठ जाता है। प्रेसिडेंट डोरियन तुरंत आगे बढ़ता है। डॉक्टर वेरा, हालत कितनी खराब है? डॉक्टर वेरा मेरी आईलिड्स खोलकर ध्यान से देखती है, फिर खड़ी होकर तेज आवाज में बोलती है। उसकी प्यूपल्स पूरी तरह डायलेटेड हैं और आप पूछ रहे हैं कितना बुरा है। सब लोग क्यों भीड़ लगाए खड़े हैं? उसे सफोकेट करना चाहते हो? पीछे हटो सब। क्या किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया है? फ्रंट गेट खोलो अभी, एम्बुलेंस को अंदर आने दो। अभी उसे फॉर्मेलिटी की कोई परवाह नहीं है। एक स्टूडेंट मर रहा है, यहाँ कंपोज्ड रहने जैसा क्या है? उसके शब्द कमरे में थंडर क्लैप की तरह गिरते हैं और सबके चेहरे बदल जाते हैं। काउंसलर लियो पूरी तरह जड़ हो जाता है, अकेला खड़ा, दिमाग में एक ही बात घूम रही है, ये नहीं हो सकता। उसने बस थोड़ा ऊंचा बोला था। मैल, उसके कारण ऐसा कैसे हो गया? प्रेसिडेंट डोरियन पास खड़ा है, सिर से पैर तक कांप रहा है। वो आज एक चीयरफुल मीडिया इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन अब सब बिखर चुका है। वो हाथ जोड़कर हर भगवान से प्रार्थना करता है, प्लीज मैल मत मरना। हर एडमिनिस्ट्रेटर गहरी चुप्पी में देख रहा है जबकि डॉक्टर वेरा सीपीआर कर रही है। उसके चेहरे से पसीना बह रहा है, लेकिन 2 मिनट्स बाद वो रुक जाती है। वो मेरी आंखों में फ्लैश लाइट डालती है, फिर मेरी नेक पर पल्स चेक करती है, फिर वो प्रेसिडेंट डोरियन की तरफ देखती है और धीरे से सिर हिला देती है। प्रेसिडेंट डोरियन को लगता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया हो। कमरे की हवा जम सी जाती है, उसका दिमाग पूरी तरह रुक जाता है। वो रिएक्ट नहीं कर पाता। उसके पास खड़ा काउंसलर लियो भी बिल्कुल वही एक्सप्रेशन लिए हुए है। सब खत्म हो गया। प्रेसिडेंट डोरियन, हमें बाकी स्टूडेंट्स को उनके रूम्स में भेज देना चाहिए। प्रेसिडेंट डोरियन आखिरकार होश में आता है और खाली नजरों से सिर हिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट ओवन गहरी सांस लेता है। उसे दिख रहा है कि प्रेसिडेंट डोरियन पूरी तरह टूट चुका है। वो बाकी काउंसलर्स की तरफ मुड़ता है, स्टूडेंट्स को उनके रूम्स में भेजो। प्रेसिडेंट डोरियन जानता है कि ये बात छिप नहीं सकती। टीवी क्रू अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। ये स्टोरी, स्टूडेंट स्केयर्ड टू डेथ बाय काउंसलर ओवर डॉर्म हॉट पॉट, वायरल होने वाली है। प्रेसिडेंट डोरियन, एम्बुलेंस आ गई है। प्रेसिडेंट डोरियन सिर हिलाता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी हालत में हॉस्पिटल जाना भी बेकार लग रहा है। सीधे मॉर्गे जाना ही बेहतर है। और जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आता है, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और एक लंबी गहरी सांस लेता हूँ। सब चौंक जाते हैं। प्रेसिडेंट डोरियन इतना डर जाता है कि उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो लगभग जमीन पर गिर जाता है। मैं एक ऑकवर्ड लेकिन पोलाइट मुस्कान देता हूँ। ओह, सब अभी भी यहाँ हैं? आपने खाना खा लिया? प्रेसिडेंट डोरियन भावनाओं से कांप रहा है। अगर दिन का उजाला न होता तो वह पक्का मान लेता कि उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया है। उसकी आवाज कांपती है। मैल, तुम जिंदा हो? मैं एक कमजोर सी मुस्कान देता हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि पूरी तरह वापस आ गया हूँ। मेरा दिल अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाता कि डॉक्टर वेरा आगे बढ़ती है और एक फास्ट एक्टिंग हार्ट रिलीफ पिल मेरी जीभ के नीचे रख देती है। मैल, हिम्मत रखो, डॉक्टर्स रास्ते में हैं। जैसे ही वह बोलती है, म्यूजिक, पैरामेडिक्स कमरे में घुस आते हैं और जल्दी से जांच शुरू करते हैं। फिर एक ही झटके में मुझे स्ट्रेचर पर उठा लेते हैं। प्रेसिडेंट डोरियन बिना सोचे मेरे पीछे चल पड़ता है। एक पैरामेडिक उसे रोकता है। क्या आप फैमिली मेंबर हैं? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हूँ। पैरामेडिक उसे शक भरी नजर से देखता है। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, ये पेरेंट से ज्यादा पैनिक क्यों लग रहा है? पैरामेडिक को ये नहीं पता कि मैं अभी सच में एक बार मर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ मौजूद हर एडमिनिस्ट्रेटर टूटने की कगार पर है। अभी मैं उनके लिए चलता फिरता लायबिलिटी हूँ। जाहिर है वे डरे हुए हैं। बाकी लोग तुरंत उसकी बात की पुष्टि करते हैं। हाँ, ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। आप इन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं। पैरामेडिक सिर हिलाता है। ठीक है, आप साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी तो तुरंत फैमिली को नोटिफाई करना होगा। हमें उनकी सिग्नेचर चाहिए होगी। प्रेसिडेंट डोरियन अभी एम्बुलेंस में चढ़ ही रहा होता है कि उसे मेरी धीमी आवाज सुनाई देती है। लीना को भी साथ आने दो। मैंने पहले उसका प्रेस बैज देखा था। सच कहूं तो मेरे सामने कैमरा होना अजीब तरह से सुकून देता है। लीना इतनी अच्छी फुटेज छोड़ने वाली नहीं है। मेरे गिरने के कुछ ही मिनटों में लाइव स्ट्रीम 30,000 व्यूअर्स पार कर चुका है। बिल्कुल, हम इसका हर सेकंड रिकॉर्ड करेंगे। लीना के साथ होने पर मैं स्ट्रेचर पर थोड़ा हिलता हूँ और कैमरा की तरफ एक कमजोर मुस्कान देता हूँ। सब लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। कमाल है, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी कैमरा के लिए पोज कर रहा है। उस कैमरा को देखकर मुझे सच में सुकून मिलता है।
जल्द ही एम्बुलेंस कैंपस से निकलती है। उसके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा काली सेडान्स का कन्वॉय चलता है। चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक ऑफिसर ये नजारा देखकर तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और सायरन बजाकर रास्ता साफ करता है। सड़क पर हर ड्राइवर अपना फोन निकालकर ये दृश्य रिकॉर्ड करने लगता है। ये कैसा मोटरकेड है? जरूर एम्बुलेंस में कोई बड़ा आदमी होगा। इसी बीच एम्बुलेंस के अंदर मैं लीना के साथ लाइव स्ट्रीम के लिए बात भी शुरू नहीं कर पाता कि मेरा सिर एक तरफ झुक जाता है और मैं फिर से बेहोश हो जाता हूँ। मेरा दोबारा गिरना पैरामेडिक को डरा देता है। वह तुरंत मुझे हर डिवाइस से जोड़ता है और कार्डियक स्टिमुलेंट इंजेक्ट करता है। खुशी की बात यह है कि जांच के बाद वह कंफर्म करता है कि मैं सिर्फ बेहोश हुआ हूँ। मेरी सांसें धीमी हैं लेकिन चल रही हैं। वह राहत की सांस लेता है, फिर लीना की तरफ मुड़ता है। मिस लीना, आपको पता है इसे क्या हुआ? वह मेरी कंडीशन को समझना चाहता है ताकि जल्दी कॉज पता कर सके। लीना सिर हिलाती है। हाँ, हम इसे रिकॉर्ड कर रहे थे जब ये हुआ। पैरामेडिक पूछता है। क्या आप डिटेल में बता सकती हैं? लीना थोड़ी देर सोचती है। हम मेंस डॉर्म में जा रहे थे। जब हमें उनके कमरे से हॉट पॉट की खुशबू आई तो हम अंदर गए। पास खड़ी फीमेल नर्स एक थ्योरी देती है। क्या हॉट पॉट में कुछ ऐसा था जिससे इसका कार्डियक इवेंट ट्रिगर हुआ? शायद कोई स्ट्रॉन्ग स्पाइस? लीना सिर हिलाती है। नहीं, जब हम अंदर गए वे अभी डिपिंग सॉसेस बना रहे थे। उन्होंने हॉट पॉट को छुआ भी नहीं था। उसकी बात पैरामेडिक को और कंफ्यूज कर देती है। अगर खाना वजह नहीं है तो जरूर कोई सीवियर इमोशनल शॉक ट्रिगर हुआ होगा जो दिल पर असर डाल सकता है। लीना की आंखें चमक उठती हैं जैसे उसे कुछ याद आया हो। मैल के गिरने से ठीक पहले काउंसलर लियो उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसे लगा कि ये चारों डॉर्म रूल्स तोड़कर हॉट पॉट बना रहे हैं और वह उन्हें डिसिप्लिन कर रहा था। मुझे याद है काउंसलर लियो ने मैल के सीने पर 3 बार उंगली से जोर से दबाया और उसे सेल्फ क्रिटिसिज्म रिपोर्ट लिखने को कहा। जैसे ही वह ये कहती है, लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है क्योंकि अगर मेरा गिरना सच में काउंसलर लियो की हरकतों से जुड़ा है तो उसे क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। पैरामेडिक के शक को महसूस करते हुए लीना जोड़ती है। हमारे पास पूरा वीडियो है। पैरामेडिक भौहें सिकोड़ता है। सिर्फ चिल्लाने से कार्डियक इवेंट ट्रिगर नहीं होना चाहिए, है ना? लीना थोड़ा सोचती है। अकेले शायद नहीं, लेकिन काउंसलर लियो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। म्यूजिक बैन माल बार बार उससे अपनी आवाज धीमी करने को कह रहा था। वह अपने कैमरामैन को फुटेज दिखाने का इशारा करती है, फिर फोन पैरामेडिक को दिखाती है। वीडियो में काउंसलर लियो गुस्से में मेरे सीने पर 3 बार उंगली से जोर से दबाता है जबकि मैं उसे शांत रहने की विनती करता हूँ और उसे अपनी हार्ट कंडीशन के बारे में बताता हूँ, लेकिन वह नहीं रुकता जब तक मैं कांपते हुए अपना म्यूजिक सीना पकड़कर गिर नहीं जाता। क्लिप देखने के बाद पैरामेडिक के होंठ हिलते हैं। उसे ये सब पूरी तरह बेतुका लगता है। वह इस इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या लिखेगा? स्टूडेंट फ्राइटेंड इनटू कार्डियक अरेस्ट बाय काउंसलर्स लाउड वॉइस। ये तो हास्यास्पद है। तभी मैं फिर से आंखें खोलता हूँ और होश में आता हूँ। पैरामेडिक तुरंत झुककर कहता है, माल, तुम क्रिटिकल कंडीशन में हो, प्लीज हिलो मत। मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस अपना पिलो ठीक कर रहा हूँ। आप लोग बात करते रहो, मेरी चिंता मत करो। मैं इतना कहकर कैमरा की तरफ हार्ट जेस्चर दिखाता हूँ। फिर मेरा सिर एक तरफ झुक जाता है और मैं फिर बेहोश हो जाता हूँ। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। ये कितना स्ट्रांग है, ये अब भी हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। इतनी दर्द में भी मुस्कुराने के लिए कितना ऑप्टिमिज्म चाहिए। इतना अच्छा लड़का ऐसे नहीं मर सकता। स्ट्रीम शेयर करो और लोगों को जोड़ो। लाइव चैट पागल हो जाती है। गिफ्ट्स आने लगते हैं, शेयर्स बढ़ते जाते हैं। कुछ ही मिनटों में व्यूअर्स की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच जाती है। कमेंट्स की बांट देखकर प्रेसिडेंट डोरियन की घबराहट और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसे खुद हार्ट अटैक आ जाएगा। इस रफ्तार से आज की घटना पूरे देश में ट्रेंड करेगी। अभी वह बस यही दुआ कर सकता है कि माल जिंदा रहे और मर न जाए। सबकी सांसें थमी हुई हैं। तभी एम्बुलेंस आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचती है। एंट्रेंस पर खड़े डॉक्टर्स इस नजारे से हैरान रह जाते हैं। आगे पुलिस एस्कॉर्ट, पीछे लग्जरी सेडान्स का काफिला। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, जो बाहर खड़े स्मोक कर रहे थे, तुरंत सिगरेट फेंककर एम्बुलेंस की तरफ दौड़ते हैं। साफ है, ये पेशेंट उनका पर्सनल अटेंशन मांगेगा। इसे स्ट्रेचर पर रखो। सर्जिकल टीम को स्टैंड बाय पर रखो। पैरामेडिक कहाँ है? कोई मुझे अभी ब्रीफ करो। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच के आते ही सीनियर प्रोफेसर्स और डिपार्टमेंट हेड्स भी दौड़ पड़ते हैं। एक नर्स जिसे धक्का देकर हटाया जाता है पूरी तरह हैरान रह जाती है, यहाँ तक कि उसके हाथ से आईवी ड्रिप भी एक सीनियर डॉक्टर छीन लेता है। सीनियर प्रोफेसर्स का एक ग्रुप मुझे इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाता है। लीना और उसका कैमरामैन पीछे पीछे हर पल रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कैमरा क्रू को देखते हैं, उन्हें और यकीन हो जाता है कि ये पेशेंट जरूर कोई खास है। कुछ ही पलों में मुझे ट्रीटमेंट रूम में ले जाया जाता है। डॉक्टर्स की परमिशन के बिना लेना और उसका कैमरामैन अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वे कॉरिडोर में रुकते हैं। लेना, क्या रिकॉर्डिंग जारी रखें? कैमरामैन पूछता है। हम जारी रखेंगे। लेना की आंखें दृढ़ हैं। बीमारी और एक्सीडेंट्स भी कॉलेज लाइफ का हिस्सा हैं। हम सिर्फ ब्राइट साइड नहीं दिखा सकते, हमें सब कुछ दिखाना होगा। कैमरामैन सिर हिलाता है।
सच में जब से उन्होंने मैल को फॉलो करना शुरू किया है, व्यूअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स भी पहुंच जाते हैं। मैल कहाँ है? वह ट्रीटमेंट रूम में है, अभी उसकी पूरी जांच हो रही है। लीना जवाब देती है। इसके बाद प्रेसिडेंट डोरियन दरवाजे के बाहर आगे पीछे टहलने लगता है। जब उसकी वाइफ डिलीवरी में थी तब भी वह इतना एंग्शियस नहीं था। थोड़ा आराम करिए प्रेसिडेंट डोरियन, वाइस प्रेसिडेंट ओवेन कहता है। प्रेसिडेंट डोरियन सिर हिलाता है। मैं थका नहीं हूँ, ओवेन कहता है। मेरा मतलब है आपको ऐसे चलते देखना हमें थका रहा है। प्रेसिडेंट डोरियन शर्मिंदा होकर बैठने ही वाला होता है कि डायरेक्टर ऑल्ड्रिच दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, मैल कैसा है? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं। रिलैक्स, बच्चे के वाइटल स्टेबल हैं, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अभी टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। उसकी बात सुनकर सब एक साथ राहत की सांस लेते हैं। आखिर डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कार्डियोलॉजी के टॉप नामों में से एक है। उसकी बात म्यूजिक वजन रखती है। जैसे ही प्रेसिडेंट डोरियन और वाइस प्रेसिडेंट ओवेन आखिरकार मुस्कुराने लगते हैं, ट्रीटमेंट रूम का दरवाजा अचानक खुलता है। एक नर्स घबराकर बाहर आती है और डायरेक्टर ऑल्ड्रिच से चिल्लाकर कहती है, डायरेक्टर, स्टूडेंट का दिल फिर से रुक गया है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच पूरी तरह हैरान होकर तुरंत अंदर भागता है। हार्ट अटैक कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये लगातार 2 बार कैसे हो सकता है? कुछ बहुत गलत है। वह 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और मेरी हालत देखने के लिए वापस कमरे में दौड़ता है। प्रेसिडेंट डोरियन का चेहरा तुरंत चिंतित हो जाता है। क्या डायरेक्टर ऑल्ड्रिच सच में भरोसेमंद है? उसने अभी तो कहा था सब ठीक है। प्रेसिडेंट डोरियन, अब हम क्या करें? काउंसलर लियो शांत नहीं बैठ पा रहा, वह भी उतना ही घबराया हुआ है। प्रेसिडेंट डोरियन उसके कंधे पर हाथ रखता है। भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं काउंसलर लियो, खुद को ज्यादा दोष मत दो। काउंसलर लियो अपना चेहरा हाथों में छिपा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सब मेरी गलती है, मुझे आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए थी। आधे घंटे बाद डायरेक्टर ऑल्ड्रिच इमरजेंसी रूम से बाहर आता है, साफ तौर पर थका हुआ। सब तुरंत उसे घेर लेते हैं। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, माल कैसा है? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच बोलने से पहले कुछ देर रुकता है। माल की तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है, लेकिन एक साथ नहीं। ये इंटरमिटेंट है, इरेगुलर है, कोई पैटर्न नहीं है। वह जल्दी से जोड़ता है। मुझे पता है ये मेडिकल टेक्स्ट बुक्स के खिलाफ है, म्यूजिक से, लेकिन यही सच्चाई है। और सच कहूं तो मैं खुद भी असमंजस में हूं। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि वह इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक आर्टरी का ब्लॉक होना ही किसी सामान्य इंसान को क्रिटिकल बना देता है। लेकिन मैल की तीनों आर्टरीज बारी बारी से ब्लॉक हो रही हैं, जैसे कोई खेल चल रहा हो। तो डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, क्या हॉस्पिटल के पास मैल के लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान है? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच सिर हिलाता है। मैल की कंडीशन यूनिक और क्रिटिकल है, इसीलिए हमने ट्रीटमेंट रूम में ही इमरजेंसी कंसल्टेशन की और सबने सहमति दी कि मैल को तुरंत कोरोनरी बाईपास सर्जरी की जरूरत है। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में हलचल मच जाती है। ओ माय गॉड, मामला गंभीर हो गया। सीधे बाईपास सर्जरी। प्रेसिडेंट डोरियन दृढ़ आवाज में कहता है, डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, यूनिवर्सिटी हर मेडिकल एक्सपेंस उठाएगी, पैसे की चिंता मत करें। मैल को सबसे अच्छा इलाज दें, किसी चीज में कमी मत रखें। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कड़वी हंसी हंसता है। कमी? आप मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। वर्स्ट केस में तीनों आर्टरीज ब्लॉक होंगी। इसका मतलब एक नहीं, 3 बाईपास सर्जरीज एक साथ करनी होंगी। सब एक साथ गहरी सांस लेते हैं। प्रेसिडेंट डोरियन के चिंतित चेहरे को देखकर डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कहता है, चिंता मत करें प्रेसिडेंट डोरियन, बाईपास सर्जरी बड़ी होती है, लेकिन सक्सेस रेट 97% से ऊपर है। ज्यादातर मामलों में ये स्मूथली हो जाती है। प्रेसिडेंट डोरियन राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल डायरेक्टर ऑल्ड्रिच का लहजा बदल जाता है। लेकिन मैल का ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है, 70 से नीचे। उसके ऑपरेटिंग टेबल से बचने की संभावना काफी कम है। प्रेसिडेंट डोरियन का दिमाग सुन्न हो जाता है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, आपने अभी कहा सक्सेस रेट 97% है, फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वह सरवाइव न करे? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच असहज होकर कहता है, सर्जरी का सक्सेस रेट हाई है, लेकिन मैल की करंट कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि वह इतना समय टिक पाएगा। सीधे शब्दों में, करीब 70% ऑक्सीजन पर इंसान के पास लगभग 1 दिन होता है, 40% से नीचे सिर्फ करीब 3 घंटे। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच नर्स से एक फॉर्म लेकर आगे बढ़ाता है। अगर हम अभी सर्जरी शुरू करते हैं तो किसी को इस पर साइन करना होगा। कौन करेगा? सब चुपचाप उस फॉर्म को देखते रहते हैं। उस पर साइन करने का मतलब है ऑपरेशन रूम में होने वाली हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेना। लेकिन डायरेक्टर ऑल्ड्रिच साफ कर चुका है कि मैल का ऑक्सीजन गिर रहा है और समय खत्म हो रहा है। अगर वे फैमिली के आने का इंतजार करते हैं तो शायद माल तब तक मोर्गे की तरफ जा चुका होगा। हर नजर प्रेसिडेंट डोरियन पर टिक जाती है। कैमरा ऑपरेटर उसके चेहरे का क्लोजअप लेता है। मैं साइन करूंगा। प्रेसिडेंट डोरियन बिना झिझक पेन उठाता है और तुरंत साइन कर देता है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, प्लीज मैल को जितनी जल्दी हो सके सर्जरी में ले जाइए।
साइन मिलते ही डायरेक्टर ऑल्ड्रिच एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह मास्क पहनकर सीधे अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक नर्स की तेज आवाज गूंजती है, डायरेक्टर, पेशेंट का ब्लड ऑक्सीजन 20 तक गिर गया है। क्या 20? मजाक कर रहे हो? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच तुरंत अंदर भागता है और तुरंत सर्जरी शुरू करने का आदेश देता है। बाहर सन्नाटा छा जाता है। प्रेसिडेंट डोरियन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। जिस हाथ से उसने साइन किया था वह कांपना बंद नहीं करता। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स भर जाते हैं। म्यूजिक। प्रेसिडेंट डोरियन के लिए बुरा लग रहा है, अभी साइन किया और पेशेंट मरने वाला है। क्या इतना जल्दी कंक्लूड करना सही है? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच अभी हार नहीं माना। भाई, तुम्हें पता भी है ट्विंस ब्लड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? जब तक बाईपास की तैयारी होगी, पेशेंट मॉर्ग पहुंच चुका होगा। इतना अच्छा लड़का ऐसे ही डर के मारे मर गया। अब काउंसलर और प्रेसिडेंट दोनों फंस गए। दोनों पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। तभी ट्रीटमेंट रूम के ऊपर लाल लाइट जल उठती है। सर्जरी इन प्रोग्रेस चमकने लगता है। प्रेसिडेंट डोरियन हाथ जोड़कर पूरी ताकत से प्रार्थना करता है। अपने दिल में वह कसम खाता है, अगर मैल बच गया तो वह उसे अपने बेटे की तरह रखेगा। दोपहर तक प्रेसिडेंट डोरियन कॉरिडोर की कुर्सी पर ढह जाता है, जैसे एक रात में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। प्रेसिडेंट डोरियन, आप वापस जाकर आराम कर लीजिए, हम यहाँ देख लेंगे। लीना और उसकी कॉलीग शिफ्ट में सो चुके हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डोरियन और काउंसलर लियो रात भर दरवाजे से नहीं हिले। दोनों की हालत ऐसी है जैसे आंखों से खून निकलने वाला हो। प्रेसिडेंट डोरियन सिर हिलाता है। इतना इंतजार कर लिया, थोड़ा और सही। जो भी रिजल्ट होगा मैं खुद सुनूंगा। ये सुनकर म्यूजिक लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स भावुक हो जाते हैं। काश ये काउंसलर की गलती न होती, है ना? कौन सोच सकता है कि आवाज ऊंची करने से हार्ट अटैक हो सकता है? मुझे लगता है हमारे टीचर्स भी ये स्ट्रीम देख रहे होंगे। आज मेरे प्रोफेसर की आवाज काफी धीमी थी। इस आदमी ने अकेले पूरे देश के टीचर्स को धीरे बोलना सिखा दिया। एब्सोल्यूट लेजेंड। रुको, सर्जरी को 10 घंटे से ज्यादा हो गए, है ना? इतना लंबा? क्या वह अब तक मर चुका है? नहीं, अगर मर गया होता तो बाहर ले आते। जितनी लंबी सर्जरी उतना अच्छा संकेत। ये कमेंट अभी खत्म भी नहीं होता कि ट्रीटमेंट रूम का दरवाजा खुल जाता है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच और सीनियर प्रोफेसर्स का ग्रुप पसीना पोंछते हुए बाहर आता है और सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ता है। प्रेसिडेंट डोरियन और बाकी लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए उत्साह में बात करते निकल जाते हैं। मैंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ मैंने पूरी सर्जरी रिकॉर्ड कर ली। मैं अभी घर जाकर पेपर लिखूंगा। कोई मेरे डेटा को मत छूना। बकवास। म्यूजिक। हमने ये सर्जरी साथ की है, पूरा क्रेडिट तुम्हें क्यों मिले? बिल्कुल, अगर मेरी बाईपास टेक्निक इतनी प्रिसाइज न होती तो उसका ऑक्सीजन इतनी जल्दी रिकवर नहीं करता। शेखी मत बघारो, उसका ऑक्सीजन तो पहले ही उसे मार देना चाहिए था। उसके बचने की वजह कुछ और है। प्रोफेसर्स को जाते देखकर प्रेसिडेंट डोरियन आगे बढ़ता है और डायरेक्टर ऑल्ड्रिच को रोकता है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, क्या हुआ? सर्जरी सक्सेसफुल रही? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच अपना माथा थपथपाता है और मुस्कुराता है। रिलैक्स, सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही। वो लड़का बेहद लकी है। ऑपरेशन के दौरान कई बार हालत बिगड़ी, हर बार लगा अब खत्म, लेकिन वह हर बार लड़कर निकल आया। लीना तुरंत समझ जाती है कि ये स्ट्रीम के लिए सोना है। वह तुरंत आगे बढ़ती है और डिटेल्स पूछती है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, क्या आप बता सकते हैं सर्जरी के दौरान क्या क्या गलत हुआ? बिल्कुल, डायरेक्टर ऑल्ड्रिच उत्साह से बोलना शुरू करता है। जैसे ही प्रेसिडेंट डोरियन ने फॉर्म साइन किया, मैल का ब्लड ऑक्सीजन 20% पर गिर गया। इंसानों को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को भी। 20% से नीचे शरीर का हर ऑर्गन घुटने लगता है। ऐसी ऑक्सीजन की कमी इर्रिवर्सिबल डैमेज करती है। अगर और गिरता तो बॉडी शट डाउन हो जाती और ब्रेन डेथ हो जाती। सच कहूं, जब माल 20 पर पहुंचा, हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह ऑपरेटिंग टेबल तक भी पहुंचेगा, लेकिन वह टिका रहा 20% ब्लड ऑक्सीजन पर तब तक जब तक हमने पहला बाईपास ग्राफ्ट पूरा नहीं किया। ये बेहद रेयर है, ये वर्ल्ड फर्स्ट है। 10 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन के बाद भी डायरेक्टर ऑल्ड्रिच का ये उत्साह देखकर सब समझ जाते हैं कि मैल का जिंदा रहना कितना असाधारण है। लाइव स्ट्रीम में गिफ्ट्स की बारिश होने लगती है। 20 ऑक्सीजन पर बच गया, ये इंसान है भी या नहीं? मेडिकल फील्ड में ये केस लाइफ टाइम डिस्कवरी है। ये सर्जरी तो जैसे ग्रिम रीपर के हाथों से किसी को खींचकर वापस लाना था। लीना फिर पूछती है, डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, लो ऑक्सीजन के अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? म्यूजिक सा बहुत ज्यादा। वह गिनाना शुरू करता है। आर्टीरियल स्पैज़म्स, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट, अरिथमिया। इस सर्जरी में मैल ने हमें 10 साल के केसेस से ज्यादा दे दिया। हर कॉम्प्लिकेशन टेक्स्ट बुक की तरह सामने आया। इनक्रेडिबल क्लिनिकल वैल्यू। लीना हैरान रह जाती है, समझ नहीं पाती उसे बधाई दे या मैल के लिए दुखी हो। प्रेसिडेंट डोरियन सिर्फ एक बात जानना चाहता है, डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, सीधा बताइए, क्या मैल का हार्ट ठीक हो गया? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच सिर हिलाता है। यही सबसे अजीब बात है, तीनों बाईपास पूरे होते ही उसकी आर्टरीज पूरी तरह नॉर्मल हो गईं और लेटेस्ट टेस्ट के मुताबिक मैल का हार्ट अब एक प्रोफेशनल एथलीट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कहता है, यही हम समझ नहीं पा रहे। अगर इसका कारण मिल गया तो ये कार्डियक मेडिसिन में बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। प्रेसिडेंट डोरियन अविश्वास में खड़ा रह जाता है।
ये पागलपन है। एक काउंसलर की डांट से इमरजेंसी पहुंचा और अब उसका हार्ट एथलीट से भी स्ट्रांग। लाइव स्ट्रीम में लोग भी चौंक जाते हैं, कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन डायरेक्टर ऑल्ड्रिच की बात झूठ नहीं हो सकती। तभी अचानक सबको एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ड्रम बज रहा हो। सभी उस आवाज की तरफ देखते हैं। एक नर्स मुझे ट्रीटमेंट रूम से बाहर ला रही है। वो ड्रम बीट मेरी हार्ट बीट है। म्यूजिक एनेस्थीसिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं बेहोश हूँ, लेकिन मेरा दिल इतनी ताकत से धड़क रहा है कि उसकी आवाज पूरे हॉलवे में गूंज रही है। हर कोई अचानक चुप हो जाता है। कौन सोच सकता था कि ये गूंजती हुई हार्ट बीट उसी इंसान की है जो कुछ घंटे पहले ही हार्ट फेलियर से मरने वाला था। लाइव स्ट्रीम भी जैसे अपना होश खो देता है। क्या ये हार्ट बीट सच में है? ये तो बहुत ज्यादा लाउड है। क्या हम श्योर हैं कि ये कोई साउंड इफेक्ट नहीं है? जब रियलिटी इंटरनेट से भी ज्यादा शॉकिंग हो जाती है तो असर अलग ही होता है। जो तुम्हें नहीं मारता वो तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है, और उसने इसे लिटरली ले लिया। कल मेरी हार्ट सर्जरी है। उम्मीद है मैं भी मैल की तरह बाहर आऊं। मुझे डायरेक्टर ऑल्ड्रिच से माफी मांगनी है। मैंने पहले उन पर शक किया था, मैं गलत था। अगर लीना ने खुद ये सब नहीं देखा होता तो शायद वो भी यकीन नहीं कर पाती कि ये हार्ट बीट मुझसे आ रही है। ये इतनी इंटेंस है जैसे मेरा दिल मेरी चेस्ट को तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। इतनी ताकतवर कि आसपास खड़े हर इंसान के साथ रेजोनेट कर रही है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, क्या सब सच में ठीक है? प्रेसिडेंट डोरियन अभी भी चिंतित होकर पूछते हैं। पहले उन्हें डर था कि मेरा दिल रुक जाएगा, अब उन्हें डर है कि कहीं ये कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। आखिरकार उसी ने वो फॉर्म साइन किया था। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदारी उसी पर आएगी। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच अपने टेम्पल्स रगड़ते हैं। अब थकान साफ दिख रही है। मैं जानता हूँ आप सब किस बात को लेकर वरीड हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करें। हमने हर पॉसिबल चेक किया है। मैल अभी पूरी तरह हेल्थी है। अब आप सब घर जाइए और सो जाइए। अगर मैं जल्दी रेस्ट नहीं करता तो अगला कार्डियक केस मैं ही बन जाऊंगा। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच नर्स को इशारा करते हैं कि मुझे वापस मेरे रूम में ले जाए। उधर सिटी टेलीविजन स्टेशन के हेडक्वार्टर्स में मेन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर डायरेक्टर वैंस अपने प्रोड्यूसर्स की बैक टू बैक प्रोग्राम रिपोर्ट सुन रहा है। वो हर शो का वीकली परफॉर्मेंस डेटा पलटता है। हर पेज के साथ उसका चेहरा और गहरा होता जाता है। होल्ड ऑन। डायरेक्टर वैंस अचानक प्रोड्यूसर को बीच में ही रोक देता है। वो सवाल को हथौड़े की तरह गिराता है। तुम्हारे शो की एवरेज लाइव व्यूअरशिप क्या है? प्रोड्यूसर हल्का सा सिमट जाता है। 500। ये नंबर सुनते ही डायरेक्टर वैंस एक ठंडी बिना मजाक वाली हंसी छोड़ता है। चेसिंग फ्लेवर्स सबकी सैलरी और बाकी खर्च जोड़कर इस स्टेशन को हर हफ्ते हजारों का नुकसान करा रहा है, और तुम मुझे बता रहे हो कि एवरेज डेली लाइव ऑडियंस सिर्फ 500 लोग हैं। प्रोड्यूसर चुप रहता है, बिना कुछ कहे ये सब सह लेता है। बाकी सब लोग भी अपनी नजरें झुका लेते हैं। कोई अपनी चाय में खो जाता है तो कोई दूर कहीं देखने लगता है। जब तक डायरेक्टर वैंस उनका नाम नहीं लेता ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो शो कैंसिल किया जाता है। अगली एपिसोड के बाद इसे खत्म कर दो। प्रोड्यूसर घबरा जाता है। प्लीज डायरेक्टर वैंस, हमें एक और मौका दीजिए, बस 1 महीना। अगले महीने हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। डायरेक्टर वैंस ठंडी नाक से सांस छोड़ता है और धीरे से चाय की चुस्की लेता है। बाकी सब चुपचाप मान लेते हैं। डायरेक्टर वैंस अपना फैसला ले चुका है। वो शो खत्म हो चुका है। टेबल के आसपास फैली लो एनर्जी को देखकर डायरेक्टर वैंस साफ शब्दों में कहता है, हमारे स्टेशन का साइज देखकर धोखा मत खाना। हर तरफ से पैसा बह रहा है। हम 40 से ज्यादा प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उनमें से शायद सिर्फ 2 या 3 ही प्रॉफिट में हैं। बाकी सब लॉस में चल रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सब की जॉब चली जाएगी और ये स्टेशन बंद हो जाएगा। कोई भी आर्ग्यू नहीं करता। सब समझते हैं अगर स्टेशन डूबा तो सब उसके साथ डूबेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके प्रोग्राम्स शॉर्ट फॉर्म वीडियो से compete ही नहीं कर पा रहे। इसमें कोई क्या कर सकता है? जैसे ही डायरेक्टर वैंस इन सब बातों से हेडेक लेने लगता है, उसकी नजर सामने पड़े एक डॉक्यूमेंट पर जाती है। कैंपस क्रॉनिकल्स की प्रोडक्शन टीम 2 डेडिकेटेड कैमरा ऑपरेटर्स और 2 कंपनी व्हीकल्स रिक्वेस्ट कर रही है। डायरेक्टर वैंस भौहें चढ़ा लेता है। उसे पता है कि कैंपस क्रॉनिकल्स को डिसेंट फीडबैक मिलता है, लेकिन फिर भी वो लॉस में है। और वैसे भी ये सिर्फ कैंपस लाइफ पर बना एक शो है। आखिर इन्हें 2 एक्स्ट्रा कैमरा ऑपरेटर्स की जरूरत क्यों है? वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर पिछले 2 दिनों के कैंपस क्रॉनिकल्स के लाइव व्यूअरशिप डेटा पर पड़ती है। वो तेज सांस खींचता है। उसकी आवाज ऊंची हो जाती है। पीक व्यूअरशिप 210,000, एवरेज लाइव ऑडियंस 140,000, स्ट्रीम रेवेन्यू 23,000। ये नंबर्स बाकी सभी शोज के मुकाबले एक चमकते हुए सिग्नल की तरह दिखते हैं, और ये सिर्फ 2 दिनों का डेटा है। पूरा 1 हफ्ता कैसा दिखेगा? आखिर हो क्या रहा है? इस शो के नंबर्स एक रात में कैसे एक्सप्लोड हो गए? डायरेक्टर वैंस तुरंत अपना फोन उठाता है। वो शो के एडिटेड क्लिप्स खोलता है। ज्यादा समय नहीं लगता और तस्वीर साफ हो जाती है। इस शो के वायरल होने की वजह सिर्फ एक इंसान है, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम मैल है। डायरेक्टर वैंस लीना का रिक्वेस्ट फॉर्म पढ़ता है। लीना का मानना है कि मैल एक्सेप्शनल लाइव कंटेंट है और वो चाहती है कि एक डेडिकेटेड क्रू उसे फॉलो
करे और उसकी डेली लाइफ डॉक्यूमेंट करे। डायरेक्टर वैंस भौहें सिकोड़ता है, थोड़ा हिचकिचाता है। आखिरकार मैल की फेम अचानक और एक्सीडेंटल है। म्यूजिक डॉर्म में हॉट पॉट खाते समय अचानक हार्ट अटैक आ जाना एक शानदार स्टोरी है, लेकिन बीमारी एक वन टाइम इवेंट होती है। सिर्फ इसी आधार पर किसी को लॉन्ग टर्म फॉलो करना इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं लगता। वो नंबर्स को एक बार फिर देखता है, फिर दांत भींचकर म्यूजिक रिक्वेस्ट फॉर्म पर साइन कर देता है। एक गैम्बल ले लेते हैं, क्या पता ये काम कर जाए। उधर एक प्राइवेट हॉस्पिटल रूम में मैं बेड पर बैठा हूँ और नर्स मुझे हाथ से खाना खिला रही है। मैंने कई बार इंसिस्ट किया है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट डोरियन और डायरेक्टर ऑल्ड्रिच की सख्त इंसिस्टेंस के कारण मैं पूरी तरह हैंड्स फ्री, माउथ ओपन लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। मैल, क्या तुम्हें सच में कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हो रहा? लीना मेरे बिल्कुल पास बैठी है, हाथ में माइक्रोफोन लिए, पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में। आज सुबह डायरेक्टर वैंस ने रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी। म्यूजिक, अब से 3 कैमरा ऑपरेटर्स मुझे फुल टाइम फॉलो करेंगे और लाइव स्ट्रीम 24 घंटे चलेगी। ये सब पर्सनली मैंने अग्री किया है, जिसमें लाइव स्ट्रीम गिफ्ट रेवेन्यू और बाकी डिटेल्स की नेगोशिएशन भी शामिल है। पूछने के लिए धन्यवाद मिस लीना। मैं सच में अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरा दिल अब दर्द नहीं कर रहा और मैं खुद को हवा जैसा हल्का महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं जागा, मुझे महसूस हो गया था मेरा दिल अब अलग है, ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। आखिरकार दिल शरीर का सेंट्रल इंजन है, जो रेस कार के इंजन की तरह हर जगह ब्लड पंप करता है। और अभी मेरा दिल शायद इस दुनिया का सबसे मजबूत दिल है। मैं कैसे अच्छा फील ना करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे ज्यादा एंजॉय कर पाऊं, सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजती है। डिंग, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली एक डिजीज सर्वाइव कर ली है और 200 फेक कॉइन्स अर्न किए हैं। आपके लिए एक नई डिजीज तैयार है, कृपया अपना सिलेक्शन करें। मेरा चेहरा तुरंत गिर जाता है। डैम इट म्यूजिक, ये कर्स्ड सिस्टम कभी रुकता ही नहीं। ये क्या है? क्या इसमें ऑटो मैच मेकिंग फंक्शन भी है? क्या ये इसे कोई रैंक्ड गेम समझ रहा है? सिस्टम को जोर से गाली देने की इच्छा दबाते हुए मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखता हूँ। इस बार सिस्टम 3 चॉइसेस देता है, पॉइजनिंग, म्यूजिक फ्रैक्चर, सडन कार्डियक डेथ। मैं चुप हो जाता हूँ। मैं पहले ही सडन कार्डियक डेथ से गुजर चुका हूँ। सच कहूँ तो वो बहुत ब्रूटल था, ये जानते हुए भी कि वो मुझे सच में नहीं मारेगा, लेकिन दर्द 1% भी कम नहीं होता। बार बार हार्ट अटैक होने का एहसास, वो मैं अभी फिर से झेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। फ्रैक्चर मैनेजेबल लगता है, लेकिन मैंने पहले एंकल स्प्रेन किया है और मुझे पता है वो दर्द भी मजाक नहीं है। शायद पॉइजनिंग ही सही ऑप्शन है। आइडियली फास्ट एक्टिंग हो, कम से कम जल्दी खत्म हो जाएगा। होस्ट हैज मेड अ सिलेक्शन, नेक्स्ट डिजीज पॉइजनिंग। बस इतना? मैं डिसबिलीफ में घूरता रह जाता हूँ। मुझे लगा था सिस्टम कम से कम ये तो बताएगा कि किस तरह की पॉइजनिंग है, ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो सकूं। और ये नोटिफिकेशन कहलाता है, मैल क्या तुम ठीक हो? मेरा एक्सप्रेशन देखकर लीना को लगता है कि मेरा दिल फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। मैं जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान देता हूँ और सिर हिला देता हूँ। मैं ठीक हूँ, बस कुछ थोड़ा अनप्लेजेंट सोच लिया था। मेरे शब्द पूरे भी नहीं होते कि डोर खुलता है और प्रेसिडेंट डोरियन कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ अंदर आते हैं। मैल, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूँ, मुस्कुराते हुए। थैंक यू फॉर कमिंग, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। वैसे प्रेसिडेंट डोरियन, मैंने सुना कि स्कूल ने मेरी सर्जरी का खर्च उठाया। मुझे सच में मैं बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्रेसिडेंट डोरियन हाथ उठाकर रोक देते हैं। मैल, ये इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल अपनी ड्यूटी में फेल हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर एक मेडिकल एक्सपेंस यूनिवर्सिटी पूरी तरह कवर करेगी। तुम्हें एक भी पैसा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये, कृपया इसे एक्सेप्ट करो, ये हम सब की तरफ से एक छोटा सा जेस्चर है। कैमरे के ठीक सामने प्रेसिडेंट डोरियन सीधे मेरे हाथों में 50,000 युएन कैश रख देते हैं। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूँ। प्रेसिडेंट डोरियन, ये बहुत ज्यादा जेनरस है। मैं मना भी नहीं कर पाता कि उससे पहले ही प्रेसिडेंट डोरियन सख्ती से बोलते हैं। ये 50,000 फैकल्टी और स्टाफ की तरफ से तुम्हारी रिकवरी के लिए कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। मैल, बस ठीक होने पर ध्यान दो। कैंपस की किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही ये शब्द गिरते हैं, लाइव स्ट्रीम एनवी से भर जाती है। इस लड़के की तो लॉटरी लग गई। ये तो पूरी तरह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम सब ने सोचा था ये खत्म हो गया, पहले ही दिन अपने काउंसलर से दुश्मनी ले ली और अब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट खुद इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। अनबिलीवेबल, तुम सब बस जेलस हो। इसने अपनी जान देकर ये सब पाया है। लिटरली एक बार मर चुका है स्कूल के लिए। प्रेसिडेंट से कुछ प्रिविलेजेस मिलना तो इसका हक है, जब तक ये कुछ बहुत ओवर द लाइन नहीं करता। अब प्रेसिडेंट शायद नजरअंदाज ही करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बीमार होने से मुझे ऐसा अनएक्सपेक्टेड बोनस मिलेगा। आखिरकार प्रेसिडेंट डोरियन यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पहले उनसे 1-2 बार से ज्यादा नहीं मिलते। पर्सनल अटेंशन मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं माहौल को समझते हुए बिल्कुल सही रिस्पॉन्स देता हूँ, पूरी सिंसेरिटी के साथ। डोंट वरी प्रेसिडेंट डोरियन, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा और सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूंगा। म्यूजिक, मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो इस स्कूल और इस सोसाइटी के लायक हो।
कमरे का पूरा टोन बदल जाता है। लीना एक तरफ खड़ी है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। ये तो एक कैजुअल कैंपस लाइव स्ट्रीम होना चाहिए था, लेकिन अब हैंडशेक और इमोशनल स्पीच के बाद ये स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री कम और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की विजिट ज्यादा लग रहा है। स्कूल लीडरशिप के साथ फॉर्मल बातें खत्म होते ही काउंसलर लियो आखिरकार म्यूजिक सामने आता है। वो मेरे बेड के पास आता है और रोने लगता है। आई एम सो सॉरी मैल, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर आवाज नहीं उठानी चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ अब से मैं हमेशा धीरे बोलूंगा। मैं फिर कभी वही गलती नहीं करूंगा। हॉस्पिटल बेड पर बैठा मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हूँ। क्या वो मच्छर था? लीना भी उतनी ही हैरान है। क्या काउंसलर लियो ने अभी कुछ कहा? प्रेसिडेंट डोरियन हल्का सा गला साफ करते हैं। काउंसलर लियो, आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। कोई बात नहीं। काउंसलर लियो सिर हिलाता है और उसके होंठ फिर से हिलते हैं, लेकिन एक बार फिर कोई भी एक शब्द भी नहीं सुन पाता। लाइव स्ट्रीम हंसी से फट पड़ता है। ये तो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। ऑलमोस्ट जेल जाने वाला था इस वजह से। कोई भी डर जाएगा। मुझे तो सच में लगा मेरे हेडफोन्स खराब हो गए। काउंसलर लियो तो अलग ही लेवल पर है। अब ये लड़का कैंपस में प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकता है। प्रेसिडेंट इसका सपोर्ट कर रहा है और काउंसलर इसे एक वॉकिंग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा जिसे उसे जिंदा रखना है। मैं काउंसलर लियो की एक भी बात नहीं सुन पाया, लेकिन ओवरऑल बात समझना मुश्किल नहीं है। मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता हूँ और कहता हूँ कि इसमें मेरी भी कुछ गलती है। वो बस अपना काम कर रहा था और मैं समझता हूँ। फिर मैं धीरे से एक बात जोड़ देता हूँ। बाय द वे काउंसलर लियो, हॉट पॉट पूरी तरह मेरी आइडिया थी। मेरे रूममेट्स का इसमें कोई लेना देना नहीं था। उन डिसिप्लिनरी नोटिसेस के बारे में मैं बात पूरी करता उससे पहले ही प्रेसिडेंट डोरियन बीच में बोल पड़ते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स का अच्छा खाना चाहना पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल है, म्यूजिक, बल्कि बाहर पैसे खर्च करने के बजाय डॉर्म में खुद खाना बनाना आपकी फ्रुगैलिटी और मेहनती नेचर को दिखाता है। खुद हॉट पॉट बनाना रेस्टोरेंट में पैसे देने से बेहतर है। ये एक वर्च्यू है। मैं सच में इसकी तारीफ करता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी कैंटीन में एक नया हॉट पॉट स्टेशन जोड़ा जाएगा। जब भी तुम्हें हॉट पॉट खाना हो कैंटीन जाओ। डॉर्म्स में अब कोई हाई वॉटेज अप्लायंसेस नहीं होंगे और डिसिप्लिनरी नोटिसेस की बात करें तो उन्हें कैंसल्ड माना जाए, लेकिन दोबारा ऐसा मत होने देना। मैं प्रेसिडेंट डोरियन को दिल से थम्स अप देता हूँ। कोई हैरानी नहीं कि ये आदमी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट है। इसने डॉर्म में हाई वॉटेज अप्लायंसेस के रूल को भी कायम रखा और इतनी डिग्निटी के साथ डिसिप्लिनरी नोटिसेस को पूरी तरह खत्म भी कर दिया। मास्टरफुल, बिल्कुल मास्टरफुल। मैल, आराम करो, हम अब कैंपस वापस जा रहे हैं। ओह, और चलो कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। आगे तुम्हें जो भी चाहिए हो सीधे मुझे मैसेज करना। प्रेसिडेंट डोरियन का ये कदम पूरे लाइव स्ट्रीम को शॉक में डाल देता है। नो वे, म्यूजिक, ये तो और भी अनरियल होता जा रहा है। प्रेसिडेंट खुद एक स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर रहा है। आर यू सीरियस? प्रेसिडेंट और ये किड साथ में लाइफ और डेथ से गुजर चुके हैं। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करना तो सबसे छोटी बात है। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज होते ही प्रेसिडेंट डोरियन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को साथ लेकर बाहर निकल जाते हैं। मैं अभी सांस भी नहीं ले पाता कि डायरेक्टर ऑल्ड्रिच उसी ग्रुप के सीनियर प्रोफेसर्स के साथ वापस अंदर आ जाता है। वो चमकते हुए चेहरे के साथ मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कोई रेयर ट्रेजर देख रहा हो। माल, हम तुम्हें चेक करने आए हैं। कैसा फील कर रहे हो? मेरे जवाब देने से पहले ही प्रोफेसर्स अपने स्टेथोस्कोप्स निकाल लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता हंसूं या रोऊं। आर यू सीरियस? इतनी पोलाइटनेस के साथ? जरा इस हार्ट बीट को सुनो, कितनी पावरफुल है। म्यूजिक, और इस वूंड को देखो, ये कितनी तेजी से हील हो रहा है। एक सीनियर प्रोफेसर तो मेरा रिस्ट पकड़कर पल्स चेक करने लगता है। इतने साल ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ने के बाद मैंने कभी इतनी स्ट्रांग पल्स फील नहीं की। मैं बेबस होकर एक लंबी साई छोड़ता हूँ। एक और कंट्रोल खो चुका है। बाकी प्रोफेसर्स भी एक साथ मुझ पर टूट पड़ते हैं। मैं डेस्परेटली आवाज लगाता हूँ, डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, क्या आप बस वहीं खड़े रहेंगे? मैं यहाँ ओवरवेल्म्ड हो रहा हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर ऑल्ड्रिच आखिरकार मुस्कुराते हुए आगे आता है और प्रोफेसर्स को बाहर करने लगता है। ठीक है, ठीक है, मैल अभी रिकवर कर रहा है। उसे ऐसे घेरना बंद करो, बेचारा डर जाएगा। मेरी हार्ट बीट फील करने का मौका चूक जाने पर एक फीमेल प्रोफेसर अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मे को डिसअपॉइंटमेंट के साथ ऊपर करती है। सब बाहर जाओ, मुझे मैल से अकेले में बात करनी है। प्रोफेसर्स धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, जो भी कहना है सीधे कहिए, मैं संभाल लूंगा। मेरी सीरियस एक्सप्रेशन देखकर डायरेक्टर ऑल्ड्रिच हंस पड़ता है। रिलैक्स, मैं तुम्हें क्रिटिकल कंडीशन नोटिस देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारा बॉडी किसी और जैसा नहीं है। म्यूजिक, क्या तुमने नोटिस किया? मेरा दिल अचानक डूब जाता है। ओह नो, इन्हें पता चल गया। ये मुझे काट कर स्टडी तो नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्टर ऑल्ड्रिच का एक्सप्रेशन पूरी तरह सीरियस है। मैंने अपने पूरे करियर में तुम्हारे जैसा पेशेंट नहीं देखा। हर रीडिंग खराब है। तुम हमेशा डेथ के एज पर रहते हो, फिर भी मरने से इनकार कर देते हो। इसके अलावा तुम्हारे बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हारे वुंड्स इतनी तेजी से बंद होते हैं जितना मैंने कभी नहीं देखा। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेडिकल मिरेकल्स की एक सीरीज जैसा है। हमारे जैसे डॉक्टर्स के लिए तुम्हारे जैसा पेशेंट एक हिडन ट्रेजर है जिसे स्टडी करना बेहद जरूरी है। मैं बाहर से स्माइल बनाए रखता हूँ, लेकिन अंदर से घबरा रहा हूँ।
जैसे वो मेरे थॉट्स पढ़ रहा हो। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मुझे रियश्योर करता है, मैल, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये एक लेजिटिमेट हॉस्पिटल है और मैं एक लेजिटिमेट डॉक्टर हूँ। मैं कभी तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डालूंगा। मैं आज यहाँ तुम्हारे और हॉस्पिटल के बीच एक अग्रीमेंट प्रपोज करने आया हूँ, पहले इसे देख लो। वो अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाल कर मुझे देता है। मैं कुछ पेजेस पलटता हूँ, जेन्युइनली सरप्राइज्ड होकर। मुझे बस रेगुलर चेकअप्स के लिए आना होगा और मुझे रिसर्च बोनसेस मिलेंगे। बिल्कुल, डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। और आगे से हमारे हॉस्पिटल में किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट पर तुम्हें 80% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें वो हिस्सा भी शामिल है जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता। ये अग्रीमेंट मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि ये बेकार सिस्टम मुझे सिर्फ डिजीज और सफरिंग देता है, कभी पैसा नहीं। इस बार हार्ट सर्जरी का खर्च स्कूल ने उठाया, लेकिन अगली इलनेस का क्या? यही सबसे बड़ा डर है। सिर्फ ट्रीटमेंट अफोर्ड न कर पाने की वजह से मर जाने का ख्याल सच में एक ट्रैजिक जोक होगा। तो इस एग्रीमेंट में लिखा ये 80% डिस्काउंट मेरे लिए एक लाइफ लाइन से कम नहीं है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, आप सच में मुझे काट कर स्टडी नहीं करेंगे, राइट? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच जोर से हंस पड़ता है। ओह, मैं करना चाहूंगा, लेकिन लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। कॉन्फिडेंस के साथ साइन करो। तुम्हारे साथ 27 कैमरा क्रू है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ ट्राई करूंगा? मैं सिर हिलाता हूँ और अग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर देता हूँ। 2 कॉपीज, एक मेरे लिए, एक उनके लिए। जाने से पहले डायरेक्टर ऑल्ड्रिच अपना फोन निकालते हैं। लेट्स एक्सचेंज कॉन्टैक्ट्स। अगली बार तुम्हें आना हो, पहले मैसेज कर देना, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही वो ये कहते हैं, लाइव स्ट्रीम पागल हो जाता है। हे भगवान, ये तो सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, वो आदमी जो लोगों को सीधे ग्रिम रीपर के हाथों से खींच लाता है। ये लड़का सच में लाइफ में ऊपर जा रहा है। एक बीमारी म्यूजिक और इसके पास यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और हॉस्पिटल डायरेक्टर दोनों खड़े हैं। क्या कोई भी ये कर सकता है? तुमने डायरेक्टर ऑल्ड्रिच की बात नहीं सुनी? ये सब माल की अनयूजुअल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा है। स्पेशल, ठीक है, स्पेशली फ्रैजाइल। फ्रैजाइल को छोड़ो, बस मान लो वो स्पेशल है। फ्रैजाइल लेकिन मरता नहीं। मैं इसका नाम क्रंच शार्क रखता हूँ। मैं खुद लाइव स्ट्रीम कमेंट्स स्क्रॉल कर रहा हूँ और जैसे ही मैं क्रंच शार्क नाम देखता हूँ, मैं जोर से हंस पड़ता हूँ और तुरंत अपना यूजर नेम क्रंच शार्क कर देता हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस क्लासेस, पढ़ाई और नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जीने लगता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर मैं किसी भी दूसरे स्टूडेंट जैसा ही लगने लगता हूँ, जैसे हार्ट अटैक किसी और को हुआ था। लीना और उसकी टीम 1 हफ्ते से मेरा पीछा कर रही है, लेकिन व्यूअरशिप बढ़ नहीं रही, बल्कि गिर रही है। पूरी टीम बेचैन हो रही है। अगर नंबर्स गिरते रहे तो इसका मतलब है कि मेरा स्पॉटलाइट खत्म हो गया है और उन्हें मुझे छोड़कर कुछ और ढूंढना पड़ेगा। लीना, क्या हम फिल्मिंग जारी रखें? कैमरामैन जॉन पूछता है शिफ्ट खत्म करने से पहले। लीना मुझे कैंपस में आगे चलते हुए देखती है और दांत भींचती है। हम फिल्मिंग जारी रखेंगे। जब तक स्टेशन हमें रोकने को नहीं कहता, हम नहीं रुकेंगे। उसकी जर्नलिस्ट इंस्टिंक्ट्स कहती हैं कि मेरे साथ बने रहना फायदेमंद होगा। और जैसे ही वो ये सोचती है, मैं अचानक नीचे झुकता हूँ और बुशेस में ऐसे घुस जाता हूँ जैसे कुछ कर रहा हूँ। लीना फ्रीज हो जाती है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। जॉन तुरंत मेरे पीछे भागता है और कैमरा में सब कैद करता है। मैं बेयर हैंड से जमीन खोद रहा हूँ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। मैल, तुम क्या खोद रहे हो? मैं मुस्कुराता हूँ। कुछ अच्छा, जब निकालूंगा तब देख लेना। साफ दिख रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं खोदते हुए बड़बड़ाता रहता हूँ। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, इसलिए कोई हैरानी नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि बुशेस में इतना वैल्यूएबल कुछ मिल जाएगा। अच्छा हुआ मेरी नजर तेज है, मैं इसे लगभग छोड़ ही देता। क्या फाइंड है! और इसी के साथ मैं उसे जमीन से निकाल लेता हूँ। इससे पहले कि कोई क्लोजअप शॉट ले सके, मैं पहले से तैयार ब्लैक प्लास्टिक बैग निकालता हूँ, उसे अंदर डालता हूँ और कसकर लपेट देता हूँ। फिर मैं सीधा डॉर्म की तरफ दौड़ जाता हूँ। ये देखकर लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स म्यूजिक हैरान रह जाते हैं। ये इतना प्रैक्टिस्ड क्यों लग रहा है? साफ दिख रहा है ये पहली बार नहीं है। उसकी मूव्स कितनी स्मूथ थीं, एक ही मोशन में सब खत्म। कैमरा क्रू, पीछे मत रहो, मुझे जानना है उसने क्या निकाला। व्यूअर काउंट बढ़ता देख लीना और जॉन में फिर से एनर्जी आ जाती है और वो मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं। डॉर्म में पहुंचकर मैं तुरंत दरवाजा बंद कर देता हूँ। रेक्स अपने बेड पर लेटा फोन चला रहा होता है। वो ऊपर देखता है। क्या हुआ मैल? मैं अभी भी दौड़ से सांस संभाल रहा हूँ। ब्लैक प्लास्टिक म्यूजिक बैग निकालता हूँ और लेयर बाय लेयर खोलता हूँ। ये देख कैंपस में क्या मिला। रेक्स उसे देखता है और सिर खुजलाता है। ये क्या है? मैं आंखें घुमाता हूँ। गिनसेंग, शायद वाइल्ड गिनसेंग। कैंपस में गिनसेंग उगता है। रेक्स की आंखें म्यूजिक चौड़ी हो जाती हैं। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स भी उतने ही क्यूरियस हैं। सच में, क्या जिनसेंग यूनिवर्सिटी कैंपस में उग सकता है? गिनसेंग जगह को लेकर पिकी नहीं होता तो टेक्निकली कहीं भी उग सकता है, लेकिन कैंपस बुशेस में मिलना, ये तो क्रेजी है। म्यूजिक, मैं इसे स्क्रिप्टेड कह रहा हूँ भाई, ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, कुछ भी पॉसिबल है। सही बात। ये डिपेंड करता है कि कोई सीनियर जिनसेंग रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है या नहीं। हो सकता है किसी ने शॉर्टकट के लिए इसे बुशेस में लगाया हो और मैल को मिल गया। हाँ, ये उस कहानी की याद दिलाता है जहाँ एक फ्रेशमैन ने फील्ड से सब्जियां तोड़ ली थीं और म्यूजिक, वो किसी सीनियर का साल भर का रिसर्च प्रोजेक्ट निकला।
उस सीनियर के लिए एक मोमेंट ऑफ साइलेंस। जैसे ही लीना इशारा करती है, जॉन पास आकर उस चीज का एकदम टाइट क्लोजअप शॉट लेता है। और सच कहूं, ये बिल्कुल जिनसेंग जैसा ही दिख रहा है। मैं मुस्कुराते हुए इसे सिंक तक ले जाता हूँ और मिट्टी धो देता हूँ। साफ होने के बाद तो ये और भी असली लगता है। रेक्स अपने बेड पर बैठ जाता है। इस तरह का जिनसेंग बहुत महंगा होता है ना? मुझे याद है मेरे डैड ने पिछले साल ऐसा ही एक गिफ्ट खरीदा था, एक ही रूट के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स। मैं समझाता हूँ, ये वैरायटी पर डिपेंड करता है। फार्म गिनसेंग इतना महंगा नहीं होता, लेकिन अगर ये वाइल्ड गिनसेंग है तो इसकी कीमत सच में बहुत हाई होती है। रेक्स की आंखें चमक उठती हैं। तो तुमने जैकपॉट मार लिया? मैं मुस्कुराता हूँ। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा विंडफॉल। ये कहते हुए मैं ड्रॉर से एक छोटा नाइफ निकालता हूँ। रेक्स तुरंत घबरा जाता है और मुझे रोकने की कोशिश करता है। तुम क्या कर रहे हो? म्यूजिक। ये चीज टेंस ऑफ थाउजेंड्स की है, तुम इसे खाने वाले हो? मैं उसे एक स्पीचलेस नजर से देखता हूँ। थोड़ा एम्बिशन रखो, जब कुछ अच्छा मिले तो पहले खुद एंजॉय करते हैं। मैं पूरा नहीं काटूंगा, बस कुछ रूट हेयर्स निकालूंगा हॉट वाटर में डालने के लिए। हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रेक्स बिना कुछ बोले तुरंत अपना कप लेने चला जाता है। मैं बहुत ध्यान से थोड़े से रूट हेयर्स काटता हूँ, जैसे कोई गोल्ड बार काट रहा हो। फिर उन्हें दोनों कप्स में डालकर बॉइलिंग वाटर डाल देता हूँ। जैसे ही रूट हेयर्स पानी में घूमते हैं, एक हल्की साफ खुशबू उठती है। मैं झुककर सूंघता हूँ और मेरा चेहरा संतोष से भर जाता है। ये सच में वाइल्ड गिनसेंग है। इसकी अरोमा कमाल की है। इतनी अच्छी चीज, बस इसे सांस में लेना ही शायद लाइफ बढ़ा दे। हाँ, आओ रेक्स, चीयर्स। मैं अपना कप उसके कप से टकराता हूँ। जैसे ही हम पीने वाले होते हैं, काउंसलर लियो दरवाजा नॉक करता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? म्यूजिक। जैसे ही वो अंदर आता है, रेक्स तुरंत कप उसकी तरफ बढ़ा देता है। काउंसलर लियो, मैल ने बुशेस से वाइल्ड गिनसेंग निकाला है। हम इसे अभी स्टीप कर रहे हैं। इसकी खुशबू अमेजिंग है, आप भी ट्राई कीजिए। हार्ट अटैक वाली इंसिडेंट के बाद से काउंसलर लियो कैंपस का सबसे जेंटल काउंसलर बन गया है, इसलिए वो डॉर्म में काफी पॉपुलर हो गया है। और इसी वजह से रेक्स हमेशा अच्छा चीज पहले उसी के साथ शेयर करता है। काउंसलर लियो कप लेता है और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखता है। माल, तुम्हारी लक तो कमाल है, कैंपस बुशेस में गिनसेंग मिल गया। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। लेना तुरंत मौका पकड़ती है। काउंसलर लियो, क्या गिनसेंग सच में यहाँ बुशेस में ग्रो कर सकता है? काउंसलर लियो सिर हिलाता है। हाँ, आखिर ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। हमारे ज्यादातर प्रोग्राम्स में क्रॉप्स को कल्टीवेट और ग्राफ्ट किया जाता है। हमारे पास प्रॉपर रिसर्च फील्ड्स हैं, लेकिन वो डॉर्म्स से दूर हैं। कुछ स्टूडेंट्स शॉर्टकट लेते हैं और बुशेस में ही प्लांट्स लगा देते हैं ताकि आसानी से चेक कर सकें। ऑफिशियली ये अलाउड नहीं है क्योंकि कंडीशंस अलग होती हैं। यूजुअली फ्रेशमैन ही ऐसा करते हैं। पहले कभी कभी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिल जाते थे बुशेस में, लेकिन जिनसेंग, ये सच में स्ट्रेंज है। उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद लाइव स्ट्रीम ऑडियंस अचानक इंटरेस्टेड हो जाती है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा फन लग रही है। मेरे फार्मर जीन्स एक्टिवेट हो गए। एडमिशन स्कोर क्या चाहिए? ऑनेस्टली ये अच्छा ऑप्शन लगता है। ग्रेजुएशन के बाद वर्क एनवायरनमेंट भी सिंपल रहता है, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती। वेलकम, सब लोग यहाँ आओ। फार्मिंग और कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट्स बहुत फन होते हैं। इमेजिन टोमेटोज आपके सिर जितने बड़े। लीना देखती है कि व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। लोगों को सच में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है। वो मौका नहीं गंवाती और काउंसलर लियो से और सवाल पूछने लगती है। काउंसलर लियो भी समझ जाता है कि ये यूनिवर्सिटी प्रमोट करने का अच्छा मौका है और वो खुलकर बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपनी फ्लो में आ रहा होता है, रेक्स की आवाज बीच में कट करती है। माल, तुम कपड़े पहनकर ही सो गए? उठो, कम से कम शूज तो उतार लो। काउंसलर लियो मुड़कर देखता है। मैं बेड पर लेटा हूँ, गाल हल्के लाल, चेहरे पर शांत मुस्कान, पूरी तरह रिलैक्स्ड। वो हल्का हंसता है। यंग होने का मजा, सिर रखते ही नींद आ जाती है। वो अपना कप उठाता है, एसआईपी लेने ही वाला होता है कि उसकी नजर डेस्क पर रखे रूट पर पड़ती है और उसका हाथ वहीं फ्रीज हो जाता है। चेहरे से रंग उड़ जाता है। रेक्स, ये कहाँ से मिला? रेक्स कंधे उचकाता है। माल ने बुशेस से निकाला। वाइल्ड जिनसेंग है। इतनी कीमती चीज और बस ऐसे ही छोड़ दी? कोई ले जाता तो? जैसे ही रेक्स उसे छूने जाता है, काउंसलर लियो चिल्लाता है, डोंट टच इट। सब चौंक जाते हैं। रेक्स कंफ्यूज्ड होकर देखता है, क्या हुआ? काउंसलर लियो कांपते हाथों से कप को देखता है, जिसमें पतली सी स्ट्रैंड अभी भी घूम रही है। फिर खाली कप की तरफ देखता है और उसका चेहरा डर से भर जाता है। मत कहो कि यही चीज तुमने स्टीप की थी। रेक्स सिर हिलाता है। म्यूजिक। हाँ। काउंसलर लियो लगभग पागल हो जाता है। मैल ने पूरा कप पी लिया, सब कुछ, पानी और रूट हेयर्स भी। क्या? वो चीखता है। ये खाने वाली चीज नहीं है। वो मरना चाहता है क्या? तुरंत फोन निकालकर डॉक्टर वेरा को कॉल करता है। वो भी गुस्से में फट पड़ती है। मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? इमरजेंसी सर्विसेज कॉल करो। लेकिन वो खुद भी मेडिकल किट लेकर डॉर्म की तरफ दौड़ पड़ती है। माल ने बुशेस से जिनसेंग समझकर कुछ पी लिया और अब मर रहा है। जैसे ही ये बात कैंपस फोरम पर जाती है, पूरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अलर्ट पर आ जाती है।
हर ऑफिस में फोन बजने लगते हैं जैसे मिलिट्री कंट्रोल रूम हो। प्रेसिडेंट डोरियन एजुकेशन ब्यूरो के कॉल्स वाइस प्रेसिडेंट ओवन को देकर खुद दौड़ पड़ता है। जब तक वो पहुंचता है मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। काउंसलर लियो, क्या हुआ? वो परेशान है। कुछ दिन में ही दूसरी क्राइसिस। लियो हकलाता है। सर, कार में बात करते हैं। लीना और जॉन एम्बुलेंस में नहीं जा पाते क्योंकि मेडिकल स्पेशलिस्ट्स ने सीट्स ले ली हैं। लीना एक्साइटमेंट से भर जाती है। व्यूअरशिप गिर रही थी और अब ये ड्रामा। ये लड़का सही समय पर कमाल करता है। कार में लियो खुद को संभालता है। डोरियन पूछता है, क्या हुआ? लियो मुश्किल से मुस्कुराता है। सर, माल कोलैप्स नहीं हुआ, उसे पॉइजन हुआ है। पॉइजन? डोरियन चौंकता है। फूड पॉइजनिंग? लियो सिर हिलाता है। नहीं, उसने बुशेस से कुछ खोदा, जिनसेंग समझकर पी लिया। डोरियन का दिल बैठ जाता है। लियो बैग खोलता है, अंदर दिखाता है। डोरियन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये गिनसेंग नहीं, ये फाइटोलाका रूट है। उसका दिल डूब जाता है। ये उनके अपने कैंपस से निकला था और इसका मतलब साफ है, मैनेजमेंट में बहुत बड़ी कमी है। लीना अभी तक समझ ही नहीं पाई है कि ये मामला कितना गंभीर है। प्रेसिडेंट डोरियन, ये फाइटोलाका रूट क्या है? क्या ये टॉक्सिक है? प्रेसिडेंट डोरियन कुछ देर तक चुप रहते हैं। मैं इसे ऐसे कहूंगा, प्राचीन शेनोंग की कथा में जिसने दुनिया की हर जड़ी बूटी छकी थी, ये वही आखिरी पौधा था जिसे उसने छका। कार में बैठे सभी लोग एक साथ तेज सांस लेते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इस पौधे की कहानी इतनी डरावनी होगी। म्यूजिक लाइव स्ट्रीम अचानक फट पड़ती है। ये तो हमारा माल सीधे हेल डिफिकल्टी में चला गया। मैंने अभी देखा, फाइटोलाका रूट बेहद टॉक्सिक है। 7G से ज्यादा घातक हो सकता है। मैल ने जितना निगला है वो तो इससे बहुत ज्यादा होगा, है ना? बिल्कुल लिमिट से ऊपर। उसने पहले इसे भिगोया, जिससे जहर पूरी तरह बाहर आ गया, फिर सब पी गया, पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गया। तभी काउंसलर लियो ऐसे दिख रहा था जैसे भूत देख लिया हो। ये सीधा पेस्टिसाइड पीने से अलग कैसे है? और प्रेसिडेंट डोरियन का क्या? उनका चेहरा भी अभी बेहतर नहीं लग रहा। तुम लोग जिस तरह बात कर रहे हो, क्या माल इस बार सच में गया? घबराओ मत, मैल पर भरोसा रखो। उसने पूरा हार्ट अटैक सर्वाइव किया है। थोड़ा सा फाइटोलाका रूट, कुछ नहीं। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचती है जहां डायरेक्टर ऑल्ड्रिच पहले से हर विभाग के हेड्स के साथ इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मुझे स्ट्रेचर से उतारा जाता है, सीनियर प्रोफेसर्स तुरंत नर्सेस से जिम्मेदारी ले लेते हैं। स्कूल का डॉक्टर कहाँ है? इस बार क्या स्थिति है? डॉक्टर वेरा दौड़ते हुए डायरेक्टर ऑल्ड्रिच के पास आती हैं और सम्मान से रिपोर्ट करती हैं। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, मैल ने गलती से फाइटोलाका रूट खा लिया। ये सुनते ही वहां मौजूद हर डॉक्टर चौंक जाता है। फाइटोलाका रूट गलती से? केवल डायरेक्टर ऑल्ड्रिच शांत रहते हैं। उसने कितना लिया? म्यूजिक डॉक्टर वेरा अपनी छोटी उंगली से इशारा करती है। लगभग 15G। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच तुरंत स्ट्रेचर घुमाते हैं और आदेश देते हैं, सीधे रिससिटेशन रूम ले जाओ। इमरजेंसी और इंटरनल मेडिसिन को तुरंत तैयार करो। उनके एक आदेश से पूरा फ्लोर युद्ध के मैदान जैसा हो जाता है। तभी अचानक मैं काले खून की भारी उल्टी करता हूँ जो तुरंत मेरी शर्ट को भिगो देती है। ये दृश्य देखकर सब पीछे हट जाते हैं। डायरेक्टर, मरीज खून के थक्के उलट रहा है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच का दिल बैठ जाता है। खून उलटना एक बात है, लेकिन थक्के? म्यूजिक, क्या इसका मतलब है कि अंग बंद हो रहे हैं? डायरेक्टर, मरीज की हार्ट रेट 43 पर आ गई है। डायरेक्टर, ब्लड ऑक्सीजन 35 तक गिर गया है। बुरी खबरें रुक ही नहीं रही हैं। मेरे सारे वाइटल साइंस तेजी से गिर रहे हैं। अब डायरेक्टर ऑल्ड्रिच समझते हैं कि मेरा मजबूत दिल खून को सामान्य से कहीं तेज बहाता है। म्यूजिक, जिससे जहर मेरे शरीर में बहुत तेजी से फैल रहा है। पहली बार डायरेक्टर ऑल्ड्रिच को समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। मैल की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। हम इसे ऐसे नहीं संभाल सकते। तुरंत गैस्ट्रिक लेवेज करो और IV लाइन लगाओ। रिससिटेशन रूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन अंदर की अफरा तफरी सबके दिमाग में बस जाती है। लाइव स्ट्रीम का माहौल भारी हो जाता है। ये मामला गंभीर लग रहा है। तुमने वो खून देखा? बहुत डरावना था। ये वही पौधा है जिसने शेनोंग को खत्म किया था। और क्या उम्मीद थी? मैं अस्पताल में काम करता था। सच कहूं तो जहर शरीर में फैल जाए तो सब किस्मत पर होता है। जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ उसे निकालना ही तरीका है। अगर खून में पहुंच गया तो बस इम्यून सिस्टम पर भरोसा। इतना बुरा है? म्यूजिक, मुझे लगा अस्पताल में एंटीडोट दे देते हैं। तुमने बहुत ड्रामा देखे हैं। जहर सबसे खतरनाक चीजों में है। ज्यादातर समय कोई खास एंटीडोट नहीं होता। कभी डिक्लोरवोस के बारे में देखना, वो तो सच में बचने से बाहर है। और सबसे बुरी बात, वो तुम्हें पछताने का समय देता है, लेकिन कुछ करने का मौका नहीं। लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप 3,000 तक पहुंच जाती है, एक नया रिकॉर्ड। लेकिन इस बार लेना और उसकी टीम को कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा। उन्होंने पहले सोचा था कि ये छोटा मामला है, बस अस्पताल पहुंचो और सब ठीक हो जाएगा। अब उन्हें सच में समझ आ गया है कि मामला कितना गंभीर है, हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक। उन्हें व्यूअरशिप चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं, किसी की सफरिंग के बदले नहीं। काउंसलर लियो और प्रेसिडेंट डोरियन दोनों एक ही बोझ उठाए हुए हैं। खासकर काउंसलर लियो, उनकी आंखें रो रो कर इतनी सूज गई हैं कि मुश्किल से खुल रही हैं। जो इंसान कभी आयरन विल्ड और मजबूत था, कुछ ही दिनों में मैं उसे किनारे तक ले आया हूँ। सच में उसकी हालत खराब है। म्यूजिक, 3 घंटे बाद रिससिटेशन रूम के दरवाजे खुलते हैं और मुझे बाहर लाया जाता है। प्रेसिडेंट डोरियन और काउंसलर लियो तुरंत पास आ जाते हैं। वो कैसे है डायरेक्टर ऑल्ड्रिच? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मुस्कुराते हैं। प्रोसीजर पूरी तरह सफल रहा।
सारे टॉक्सिन्स मैल के शरीर से पूरी तरह साफ हो गए हैं। अब उसे बस आराम की जरूरत है। ये सुनते ही सब एक साथ राहत की सांस लेते हैं। फिर सब मुझे एक अजीब नजर से देखते हैं। ये बेहद टॉक्सिक फाइटोलाका रूट था। उसने इसे भिगोकर पिया और फिर भी जिंदा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। लाइव स्ट्रीम भी हैरान है। म्यूजिक, कोई तरीका नहीं। मुझे लगा ये खत्म हो गया। ये ठीक कैसे है? 3 घंटे की इमरजेंसी ट्रीटमेंट और तुम इसे ठीक कह रहे हो? ये इंसान अलग ही है। हर कुछ दिनों में अस्पताल, हर बार गंभीर हालत। पिछले जन्म में क्या किया होगा, अब भुगत रहा है। म्यूजिक नाजुक लेकिन मरने वाला नहीं। इसके एंसेस्टर्स का अंडरवर्ल्ड के हर जज से कनेक्शन होगा। एंसेस्टर्स? ये हमारी फैमिली में 18 जनरेशंस में पहला कॉलेज स्टूडेंट है। ये मर ही नहीं सकता। कमेंट्स पढ़ते पढ़ते लीना आखिर हंस पड़ती है। हालांकि पॉइजनिंग एक भयानक हादसा था, लेकिन कमेंट्स ने उसका तनाव थोड़ा कम कर दिया। फिर भी वो अपना काम नहीं भूलती। जैसे ही मुझे वार्ड में लाया जाता है, वो आगे बढ़ती है। मैल, अभी कैसा महसूस कर रहे हो? मैं कैमरा की तरफ मुस्कुराता हूँ। मैं तो बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। अच्छी नींद आई। सब मेरे चेहरे को घूरते हैं। यकीन ही नहीं होता। तुम्हें पता भी है तुम मौत के किनारे से लौटे हो? तुम्हें लगता है तुम बस सो रहे थे? लीना धीरे से बताती है। मैल, जो तुमने झाड़ियों से निकाला था वो जिनसेंग नहीं था, वो फाइटोलाका रूट था, बेहद टॉक्सिक। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, बिना परेशान हुए। सच में? तो वो गिनसेंग नहीं था? खैर, नींद के लिए बढ़िया था। काफी समय बाद इतनी अच्छी नींद मिली। लीना फिर से चुप हो जाती है। ऐसे इंसान का इंटरव्यू कैसे करे? ये स्क्रिप्ट ही फॉलो नहीं करता। वो चाहती थी मैं रिग्रेट दिखाऊं, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं तो डेडली प्लांट को स्लीप एड कह रहा हूँ। लीना, तुम ठीक हो? पेट दर्द हो रहा है? लीना हाथ हिलाकर टाल देती है। म्यूजिक नहीं, बस कुछ बुरा याद आ गया। मैल, तुम लेट जाओ। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। ठीक है। म्यूजिक, मैं बिना झिझक लेट जाता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। बाहर से लगता है मैं सो गया हूँ, लेकिन अंदर एक्साइटमेंट है। पॉइजनिंग टेस्ट इतना आसान होगा, सोचा नहीं था। मैंने दर्द के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन बस हल्की नींद आई, आंखें बंद की और जब खोली, सब खत्म। कोई हैरानी नहीं कि पुराने एम्परर्स पॉइजन को ग्रांटेड डेथ कहते थे। ये बाकी तरीकों से कम दर्दनाक है। मैल, तुम आराम कर रहे हो? कुछ खाना चाहिए? मैं डिलीवरी मंगा सकता हूँ। मैं आंखें खोलता हूँ। प्रेसिडेंट डोरियन और काउंसलर लियो मेरे पास खड़े हैं। जो काउंसलर लियो पहले मजबूत थे, अब उनकी सूजी आंखें उन्हें अलग इंसान बना रही हैं। प्रेसिडेंट डोरियन के बालों में सफेदी दिख रही है। वो अचानक बूढ़े लग रहे हैं। मुझे अपराध बोध होता है। मुझे माफ कीजिए प्रेसिडेंट डोरियन, मैंने फिर से कर दिया। प्रेसिडेंट डोरियन हाथ उठाकर रोकते हैं। मैल, क्या कह रहे हो? तुमने हमें निराश नहीं किया। अगर कुछ हुआ है तो हमने तुम्हें निराश किया। मैं चौंकता हूँ। हाँ, प्रेसिडेंट डोरियन इशारा करते हैं और काउंसलर लियो तुरंत एक मोटा एनवेलोप और एक सर्टिफिकेट निकालते हैं। कैमरे के ठीक सामने प्रेसिडेंट डोरियन एनवेलोप और सर्टिफिकेट दोनों मेरे हाथों में रख देते हैं। मैल, अगर तुम नहीं होते तो हमें स्कूल की मैनेजमेंट में इतनी बड़ी कमी का कभी पता नहीं चलता। कैंपस की झाड़ियों में जड़ी बूटियां लगाना बार बार मना किया गया था। म्यूजिक, फिर भी कई स्टूडेंट्स इसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन तुम्हारे पॉइजनिंग के बाद मैंने तुरंत पूरे फैकल्टी और स्टाफ को सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के लिए मोबिलाइज कर दिया। मैल, इसका असर शानदार रहा है। ठीक है, तो मैंने गलती से फाइटोलाका रूट खा लिया और स्कूल ने मुझे गलत काम का नंबर 1 एग्जाम्पल बना दिया। मैं सर्टिफिकेट देखता हूँ। उस पर लिखा है, म्यूजिक, खतरे के सामने निडर, अपने शरीर से झर का परीक्षण किया। मेरी मोटी चमड़ी के बावजूद मेरा चेहरा गर्म हो जाता है। कितना शर्मनाक। मैंने सिर्फ जिज्ञासा में खुद को पॉइजन कर लिया और अब प्रेसिडेंट डोरियन की बातों से मैं सेफ्टी कल्चर का कंट्रीब्यूटर बन गया हूँ। प्रेसिडेंट डोरियन, मैं इस अवार्ड के लायक नहीं हूँ। बकवास क्यों नहीं, वो पूरे विश्वास से कहते हैं। अगर तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको चेतावनी नहीं दी होती तो ये खतरनाक आदत कब तक चलती रहती, कौन जानता। मैल, अभी किसी चीज की चिंता मत करो, आराम करो। सारे खर्चे स्कूल उठाएगा। बस यही सुनना था। अब मैं आराम से हूँ। लगता है मेडिकल बिल्स फिर से कवर हो गए। मैं सोचता हूँ वो अब जा रहे होंगे, तभी उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू बहने लगते हैं। अचानक बदलाव से सब चौंक जाते हैं। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और कैमरे की तरफ भावुक होकर कहते हैं, कई लोग नहीं जानते, मैल एक ऑर्फन है। उसने अपनी मेहनत से वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से निकलकर यहाँ तक पहुंच बनाया। आज सुबह रिकॉर्ड्स ऑफिस से पता चला। मैल, आज से एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा एल्डर हूँ। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। ये मेरी सोच से भी ज्यादा शेमलेस निकले। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहा और इन्होंने पीआर कैंपेन बना दिया। अनुभव सच में जीतता है। नहीं, मुझे भी कुछ फायदा निकालना होगा। मैं फ्री में इस्तेमाल नहीं होने वाला। मैं अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन लीना को लगता है मैं उदास हो गया हूँ। उसकी आंखें भर आती हैं, वो मुंह ढक लेती है। बेचारा बच्चा, फ्रैजाइल भी और ऑर्फन भी। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स फट पड़ते हैं। रस्सी हमेशा सबसे कमजोर जगह से टूटती है। दुर्भाग्य उन्हीं को मिलता है जो झेल नहीं सकते। मैंने पहले ही नोटिस किया था। मैल की मुस्कान ब्राइट है, लेकिन पीछे हल्की उदासी थी। मेरा अंदाज सही था। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन लाइक और शेयर कर सकता हूँ। भाई,
हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। ये कमेंट्स पढ़कर मैं और कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं अचानक ट्रैजिक प्रोटोगोनिस्ट कैसे बन गया? मैं रो भी नहीं रहा, फिर सब क्यों रो रहे हैं? लीना आंसू रोकते हुए प्रेसिडेंट डोरियन का इंटरव्यू लेती है। उसकी आवाज कांप रही है। वो बार बार चुपके से आंसू पोंछती है। प्रेसिडेंट डोरियन शांत स्वर में कहते हैं, माल की स्थिति को देखते हुए स्कूल ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में स्पेशल हार्डशिप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भेज दिया है। माल, तुम निश्चिंत रहो, और जो देख रहे हैं वो भी। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो स्कूल खुद खर्च उठाएगा। मैल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके खत्म करते ही लाइव स्ट्रीम कमेंट्स फिर भर जाते हैं। अच्छे लोगों को हमेशा आशीर्वाद मिले। ये प्रेसिडेंट सच में अच्छा इंसान है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक जेन्युइनली गुड स्कूल है। मैं बहुत बिगिनिंग से देख रहा हूँ। ये प्रेसिडेंट सच में कुछ अलग ही है। म्यूजिक बाउल मैल की सिचुएशन की वजह से इसके बाल तक ग्रे हो गए हैं। आजकल इतना रिस्पॉन्सिबल स्कूल लीडर मिलना बहुत रेयर है। क्या किसी को इसका नाम पता है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कमेंडेशन लेटर लिखना चाहता हूँ। इसका नाम प्रेसिडेंट डोरियन है। इसका प्रोफाइल ऑनलाइन मिल जाएगा। अपने ऊपर आ रही प्रेज की स्ट्रीम पढ़ते हुए प्रेसिडेंट डोरियन अपने होंठों की हल्की सी अपवर्ड ट्विच को रोक नहीं पाता। गुड, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। इतने सारे व्यूअर्स के सामने प्रेज रिकॉर्ड हो चुकी है। अब चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेजे भी, वो सेफ है। प्रेसिडेंट डोरियन मेरा हाथ थपथपाता है और नेचुरली एक वार्म केयरिंग स्माइल में बदल जाता है। माल, लाइफ में हार्डशिप हो सकती है, लेकिन हर स्टॉर्म के बाद सन जरूर आता है। अपने रिकवरी पर फोकस करो। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हमेशा तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ और सिर हिलाकर समझने का इशारा करता हूँ। ये बूढ़ा फॉक्स सच में अलग लेवल का है। प्रेसिडेंट डोरियन और काउंसलर लियो को बाहर छोड़ने के बाद इमोशनल लीना और भी जोर से रोने लगती है। जिस तरह से वो मुझे देख रही है, बिल्कुल वैसे जैसे सड़क किनारे किसी स्ट्रे डॉग को देखती। मुझे पता है उसका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन ये सच में जरूरी नहीं है। हालत ये हो जाती है कि नर्स ड्रिप बदलने आती है और दरवाजा खोलने से पहले ही लीना की सिसकियां सुन लेती है। नर्स को लगता है कि मेरे साथ फिर कुछ गलत हो गया है और वो लगभग चिल्ला पड़ती है। आखिर उसे लीना को बाहर जाकर पहले खुद को संभालने के लिए कहना पड़ता है। मैं अभी सांस भी ठीक से नहीं ले पाया होता कि डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर आ जाता है। मैल, म्यूजिक कैसा महसूस कर रहे हो? चेस्ट में थोड़ा टाइटनेस है, मैं जवाब देता हूँ। चेस्ट टाइटनेस? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच भौहें सिकोड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉक्सिन्स तो पूरी तरह बॉडी से क्लियर हो जाने चाहिए थे। मैं आह भरता हूँ। कुछ नहीं, बस कुछ सैड सोच लिया, इसलिए चेस्ट हेवी लग रहा है। लाइव स्ट्रीम वाले समझते हैं कि मैं अपने ट्रेजिक पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ और गिफ्ट्स भेजने लगते हैं, लेकिन असली वजह यह है कि सिस्टम ने मुझे फिर पिंग किया है। ये डैम सिस्टम मुझे एक पल की भी शांति नहीं देता। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मुस्कुराता है और इनकरेज करता है। ब्राइट साइड देखो, नेगेटिव स्पाइरल में मत फंसो। जैसे ये पॉइजनिंग, ये टेरेबल है, लेकिन तुम्हारे बॉडी रिस्पॉन्स को मॉनिटर करके हमने बहुत वैल्यूएबल रिसर्च डेटा गैदर किया है। उसके पास खड़ा डॉक्टर एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता। माल, तुम्हारी बॉडी ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तुम एक मास्टरपीस हो। ये बोलने वाला एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड प्रोफेसर है, जिसके चेहरे पर स्टबल है और आंखों में फैसिनेशन और एकेडमिक ऑब्सेशन का मिक्स चल रहा है। उसका लुक मुझे अनईजी कर देता है। मैं इंस्टिंक्टिवली गार्ड पर चला जाता हूँ। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच तुरंत समझ जाता है। रिलैक्स, वो बस कह रहा है कि तुम्हारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्शनल है, बहुत एक्सेप्शनल। फिर डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मुझे 2 मेडिकल रिपोर्ट्स देता है। लेफ्ट वाली तुम्हारे इनिशियल रीडिंग्स हैं, राइट वाली करंट डेटा। कंपेयर करो। पीक टॉक्सिसिटी पर तुम्हारी हर रीडिंग सर्वाइवेबल लेवल से नीचे थी। थियोरेटिकली रिससिटेशन की कोई उम्मीद नहीं थी, और सच में वही हुआ। टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम से हर ऑर्गन तक पहुंच चुके थे, इरिवर्सिबल डैमेज कर चुके थे। म्यूजिक, लिवर फेलियर और किडनी फेलियर एक के बाद एक हुए। हम सिर्फ हाइड्रेशन और बेसिक सपोर्ट दे सकते थे। हमें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन समहाउ तुम्हारी बॉडी ने खुद डिटॉक्सिफाई करके तुम्हें बचा लिया। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच ये काल्मली बताता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स के दिमाग में ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं। क्या मतलब डॉक्टर्स ने कुछ नहीं किया और मैल खुद बच गया? ये कैसे पॉसिबल है? वो मरा क्यों नहीं? पॉइजनिंग में ऐसा ही होता है। जब तक स्पेसिफिक एंटीडोट ना हो, टॉक्सिन फैलने के बाद सब लिवर डिटॉक्सिफिकेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब किसी को पॉइजन होता है तो सबसे पहले लिवर फेल करता है। वही ऑर्गन टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बार लिवर गया, इंसान भी गया। ये सच में वाइल्ड है। मतलब जब मैल बस सो रहा था, उसका इम्यून सिस्टम अंदर पूरी तरह एक्टिव होकर लड़ रहा था। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच की एक्सप्लेनेशन सुनकर अब मुझे समझ आता है कि ये डॉक्टर्स मुझे उस नज़र से क्यों देख रहे हैं। अच्छा हुआ हम लॉ गवर्न्ड सोसाइटी में रहते हैं, वरना शायद मैं सच में डिसेक्शन टेबल पर पहुंच जाता। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, आप यहाँ एग्जैक्टली किस लिए आए हैं?
डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मुस्कुराता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरी तरफ सरका देता है। हम आपके हॉस्पिटल स्टे के मॉनिटरिंग डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं और कुछ एडिशनल म्यूजिक टेस्ट्स करना चाहते हैं। इसमें आपकी पर्सनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन शामिल है, इसलिए हमें आपकी कंसेंट और कोऑपरेशन चाहिए। ये कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आराम से पढ़ लीजिए। अगर आप अग्री करते हैं तो साइन करते ही हम तुरंत 100,000 UN रिसर्च फी ट्रांसफर कर देंगे। 100,000 म्यूजिक। मैं सच में इमोशनल हो जाता हूँ। न सिर्फ वो मुझे काटने वाला नहीं है, बल्कि ऊपर से 100,000 UN भी दे रहा है। क्या आदमी है। मैं डॉक्यूमेंट्स उठाता हूँ और ध्यान से पढ़ता हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है। सामने वाला कितना भी ट्रस्टवर्दी लगे, कॉन्ट्रैक्ट का हर शब्द पढ़ता हूँ। लॉ सोसाइटी में वर्बल प्रॉमिस और रिटन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत फर्क होता है। जब पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि कोई इशू नहीं है, तब मैं साइन करता हूँ। साइन खत्म करते ही डायरेक्टर ऑल्ड्रिच एक व्हाइट कार्ड मेरी तरफ सरकाता है। मैं उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता हूँ। ये क्या है? म्यूजिक। ये मेडिकल अलायंस का व्हाइट ड्रैगन कार्ड है, पूरे देश में वैलिड। इस कार्ड से तुम्हारे सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पहले अकाउंट में बिल हो सकते हैं। अगर तुम्हारे चेकअप रिजल्ट्स और डेटा वैल्यूएबल मेडिकल रेफरेंस साबित होते हैं, तो तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस पूरी तरह वेव हो जाएंगे और तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस भी मिल सकता है। लाइव स्ट्रीम ये सुनकर शांत नहीं रह पाता। नो वे, ये कार्ड तो इंसेन लगता है। क्या ये वही लेजेंडरी ऑल एक्सेस पास है? ये उससे भी आगे है। ऐसा कार्ड मतलब मैल का पूरा मेडिकल प्रोफाइल और केस हिस्ट्री नेटवर्क में शेयर होगा। देश का हर हॉस्पिटल उसकी सर्विस में होगा। फनी बात यह है कि मुझे इसका उल्टा लग रहा है, जैसे वो पूरे देश के हॉस्पिटल्स की सर्विस कर रहा हो। व्यूअर्स गलत नहीं है। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मुझे ये कार्ड इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी बॉडी अनयूजुअल है, फ्रेजाइल भी और अनकिलेबल भी। आम इंसान के लिए ये कर्स है, लेकिन मेडिकल रिसर्च वालों के लिए मैं परफेक्ट वॉकिंग स्पेसिमेन हूँ। ठीक है माल, अब तुम रेस्ट करो, अपना ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कमरे से चला जाता है। बेड पर लेटे हुए मुझे लगता है कि फिर से फायदा उठाया गया है, लेकिन ऑनेस्टली डील बुरी नहीं है। कम से कम मेडिकल बिल्स की टेंशन खत्म हो गई। अगले 2 दिन मैं हॉस्पिटल में नॉर्मली खाता पीता रहता हूँ। इस दौरान डायरेक्टर ऑल्ड्रिच कई चेकअप्स और ब्लड टेस्ट्स करवाता है। हर बार रिजल्ट्स आते ही वो और प्रोफेसर्स एक्साइटमेंट में पागल हो जाते हैं। अनबिलीवेबल, बिल्कुल अनबिलीवेबल। इसकी बॉडी ने फाइटोलैका रूट टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप कर लिए हैं। डायरेक्टर, क्या हम इसे थोड़ा फाइटोलैका रूट फिर से इंजेस्ट करवाएं टेस्ट के लिए? यस डायरेक्टर, अगर एंटीबॉडीज कंफर्म हो गए तो ये मेडिकल हिस्ट्री का लैंडमार्क ब्रेक थ्रू होगा। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच मेरी तरफ देखता है, उसकी आंखों में टेम्पटेशन साफ दिख रही है। ह्यूमन बॉडी में एक विशाल जेनेटिक लाइब्रेरी होती है, जिसमें हर पॉसिबल एंटीबॉडी मौजूद होता है। रिसर्च के अनुसार लगभग हर पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी इस लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं होता है, बस उसे टाइम पर ढूंढना होता है। ज्यादातर लोग उससे पहले ही मर जाते हैं। कैंसर भी इसी वजह से इनक्योरेबल है, क्योंकि बॉडी के अंदर मौजूद वो स्पेसिफिक की कभी मिल नहीं पाई। अगर वो की मिल जाए तो कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं रहेगा। अब जब मेरी बॉडी ने फाइटोलैका रूट टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया है, उसे वेरीफाई करना उसी की को ढूंढने जैसा है, और उसी के जरिए वो सिमिलर टॉक्सिन्स की पूरी क्लास के लिए एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कोई लैब रैट नहीं हूँ। डायरेक्टर ऑल्ड्रिच ऑकवर्डली हंसता है। मैल, एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी एथिकल लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम रिकवर हो चुके हो। अब तुम्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ग्रेट न्यूज डायरेक्टर ऑल्ड्रिच। क्या मुझे डिस्चार्ज पेपरवर्क खुद हैंडल करना होगा? डायरेक्टर ऑल्ड्रिच सिर हिलाता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर सच में अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में कनेक्शंस होना कितना फर्क डालता है। खुद डिस्चार्ज तक हैंडल नहीं करना पड़ता, बस सीधा निकल जाओ। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त लीना मुझे स्टेशन की कार में स्कूल छोड़ने का ऑफर देती है। फाइटोलैका रूट इंसिडेंट के बाद स्टेशन पूरी तरह से मुझे फॉलो करने में लग गया है। सिर्फ म्यूजिक 2 दिनों में लाइव व्यूअरशिप 300,000 क्रॉस कर चुका है, और लेना की टीम अब स्टेशन के हॉटेस्ट प्रोग्राम्स में से एक बन गई है। लेना, मैं थोड़ी देर सोने वाला हूँ। ये कहकर मैं पैसेंजर सीट पर टिकता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से मेरे दिमाग में पिंग करता है। डिंग, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली एक डिजीज सर्वाइव कर ली है और 100 फेट कॉइन्स अर्न किए हैं। एक नई डिजीज आपके लिए तैयार है। कृपया अपना सिलेक्शन करें। 10 मिनट के अंदर सिलेक्शन करें, नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिजीज असाइन कर देगा। रुको, सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं। ये सिस्टम सच में कर्स है। जैसे ही इसे पता चलता है कि मैं रिकवर हो गया हूँ, ये फिर शुरू हो जाता है। मैं खुद को स्टडी करता हूँ और सिस्टम के दिए 3 ऑप्शंस देखता हूँ: फ्रैक्चर, सडन कार्डियक डेथ, सिवियर डिसेबिलिटी। इन फेमिलियर चॉइसेस को देखकर मेरे टेम्पल्स धड़कने लगते हैं। पॉइजनिंग में पहले झेल चुका हूँ, इसलिए वो ऑप्शन हट गया है और उसकी जगह सिवियर डिसेबिलिटी आ गया है। बाकी दोनों सेम हैं। इसका मतलब डिजीज स्लॉट तभी रिफ्रेश होता है जब मैं प्रीवियस डिजीज सर्वाइव कर लूं। क्या ये सिस्टम और भी इनह्यूमेन हो सकता है? जैसे ही मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक नया इंटरफेस खुलता है।
फेट स्टोर, उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। अब बात बनी, म्यूजिक इतनी सफरिंग बेकार नहीं जा सकती, कोई रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए। मैं फेट स्टोर खोलकर आइटम्स देखने लगता हूँ। एक नजर में ही मैं शॉक हो जाता हूँ। इस स्टोर में सब कुछ है। अगर मेरे पास इनफ फेट कॉइन्स हो तो थियोरेटिकली मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ, 200 फेट कॉइन्स। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। अभी तो मैं सिर्फ चीप आइटम्स ही अफोर्ड कर सकता हूँ। तभी मेरी नजर एक आइटम पर टिकती है, हीलिंग सीरम। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं डिटेल्स खोलता हूँ। हीलिंग सीरम यूज करने पर अगले 1 घंटे में मिलने वाला हर ट्रीटमेंट 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। एक्सचेंज प्राइस 50 फेट कॉइन्स। म्यूजिक, अब समझ आया। इस सीरम से रिकवरी टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा और मैं हॉस्पिटल से जल्दी निकल पाऊंगा। कुछ डिजीजेज में ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। अगर टाइम कम हो जाए तो सफरिंग भी कम होगी। मेरे लिए ये काफी है। ठीक है, मैं इसे लेता हूँ। पेमेंट कंफर्म्ड। म्यूजिक, कंग्रेचुलेशंस, हीलिंग सीरम सक्सेसफुली एक्सचेंज हो गया और इन्वेंट्री में ऐड हो गया। हीलिंग सीरम मिलने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करता हूँ। फिर मैं वापस 3 ऑप्शंस की तरफ देखता हूँ और सिवियर डिसेबिलिटी चुन लेता हूँ। ये सडन कार्डियक डेथ से तो बेहतर ही होगा। होस्ट हैज मेड अ सिलेक्शन। नेक्स्ट डिजीज, म्यूजिक, सिवियर डिसेबिलिटी। ये नोटिफिकेशन पढ़ते ही मेरे पेट में अजीब सा डर बैठ जाता है। सिस्टम ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कैसी डिसेबिलिटी होगी। शायद ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, है ना? जैसे ही ये ख्याल आता है, बाहर से जोरदार धमाका होता है और कार झटके से रुक जाती है। मैं आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि एक फेस मास्क पहना हुआ आदमी कार की तरफ दौड़ता हुआ आता है और मेरे विंडो पर जोर से मुक्का मारता है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या लोग आजकल इतने वॉलेटाइल हो गए हैं? लीना भी डर जाती है और तुरंत डोर्स लॉक कर देती है। फिर वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकालती है। मुझे उस आदमी को घूरते देख लीना समझती है कि मैं डर गया हूँ और जल्दी से मुझे काम करने लगती है। इट्स ओके, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ, बस कार में रहो और वेट करो। वो मुझे कंफर्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी उतनी ही टेंस है क्योंकि बाहर वाला आदमी तेजी से अग्रेसिव होता जा रहा है। वो कार विंडो को जोर जोर से पीटने लगता है और ग्लास के हिलने की आवाज ही बता देती है कि वो कितनी ताकत से मार रहा है। फिर वो डोर हैंडल्स खींचने लगता है, साइड मिरर पर लात मारता है। बिल्कुल पागल आदमी है। जॉन पूरे टाइम कैमरा उसी पर टिकाए रखता है। लेंस के थ्रू साफ दिख रहा है वही था जिसने इलीगल तरीके से लेन कट करने की कोशिश की थी। लीना ने रास्ता नहीं दिया और अब वो आदमी पूरी तरह भड़क गया है। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स तुरंत भड़क उठते हैं। इस आदमी को क्या हुआ है? ट्रैफिक रूल्स तो इसने तोड़े और एटीट्यूड भी इसका ऐसा। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इतना अनहिंज्ड मैंने कभी नहीं देखा। जिस तरह वो कार डोर से उछल कर आया, गुस्से में पागल, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा। कार के अंदर कैमरा क्रू कंफ्यूज्ड है। उन्हें लगा था वो बस विंडो पर 2-4 बार मारेगा और चला जाएगा, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा, जैसे एड्रेनलिन इंजेक्ट हो गया हो। मुझे तो ये सब थोड़ा एंटरटेनिंग लग रहा है। म्यूजिक हॉस्पिटल से निकलते ही ऐसा सीन मिलेगा ये नहीं सोचा था। जैसे ही मैं डोर हैंडल पकड़ता हूँ, लीना घबराकर मेरा हाथ पकड़ लेती है। माल, तुम क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुराता हूँ। वो काफी वर्कड अप लग रहा है। मैं जाकर उसे काम कर देता हूँ। लीना मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं पागल हो गया हूँ। तुमने खुद कहा वो गुस्से में है और फिर भी बाहर जाओगे? वो तुम्हें मार देगा। मेरी बात सुनो, कार में रहो, पुलिस का इंतजार करते हैं प्लीज। लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करता हूँ। डोर खोलकर बाहर निकल जाता हूँ। लाइव स्ट्रीम एक्सप्लोड हो जाता है। वो सीधे बाहर चला गया। क्या आदमी है! यूथ और इम्पल्स, डेंजरस कॉम्बिनेशन। उस आदमी की हालत देखकर तो साफ है ये फाइट में बदलेगा। बिल्कुल, मैल की बॉडी अभी फाइट के लायक नहीं है। वो नहीं जीत पाएगा। सब मेरी टेंशन ले रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह काल्म हूँ। रोड रेज मुझे कभी डील करने का मौका नहीं मिला। आज उसका बैड हैबिट खत्म कर देता हूँ। उस आदमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई यंग लड़का सच में बाहर आ जाएगा। वो मेरे पास आता है, उंगली मेरे चेहरे पर तान देता है और गालियां देने लगता है। तुम लोगों को ड्राइविंग आती भी है या नहीं? अगर नहीं आती तो बस में जाओ। यहाँ आकर सबके लिए प्रॉब्लम मत बनो। ये मेरी ब्रांड न्यू कार है, अभी ली है और तुमने इसे खराब कर दिया। शायद डरते हुए कि वो पंच मार सकता है, एक औरत भी कार से उतरती है। आदमी के मुकाबले वो काफी काल्म लगती है। पहले वो कार के चारों तरफ घूमती है, फिर कंडेसेंडिंग टोन में बोलती है। आजकल के यंग ड्राइवर्स का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। पता नहीं लाइसेंस कैसे मिल जाता है। शायद टेस्ट स्किप कर देते हैं। छोड़ो एड्रियन, इस बच्चे से बात करने का कोई मतलब नहीं। इसे क्या पता। यंग मैन, हमें 40,000 यूएन दे दो और मामला खत्म। हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहते। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। इस औरत की हिम्मत देखो, बम्पर स्क्रैच के लिए 40,000 यूएन। दोनों एक जैसे हैं। मैनर्स नाम की चीज नहीं है। आदमी प्योर रेज है, औरत प्योर कैलकुलेशन। मैल को वापस कार में लाओ, ये देखकर ही स्ट्रेस हो रहा है। ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। रूल्स तो इन्होंने तोड़े और अब प्राइवेट सेटलमेंट चाहते हैं। वो औरत बहुत चालाक है। मैं पूरे टाइम कुछ नहीं बोलता, बस खड़ा होकर उन्हें मुस्कुराकर देख रहा हूँ। मेरी स्माइल उन्हें अनईजी कर रही है, लेकिन वो अनीज जल्दी गुस्से में बदल जाती है। ये लड़का क्या कर रहा है? क्या ये हम पर हंस रहा है? एड्रियन भड़क उठता है। क्या हंस रहा है तू? ऐसे ही हंसता रहा तो आंखें निकाल दूंगा। फे नाम की औरत भी अब चिढ़ जाती है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुमसे सिविल तरीके से बात कर रही हूँ और तुम बस खड़े होकर हंस रहे हो। इसका मतलब क्या है?
उन्होंने अपनी कार बीच सड़क में छोड़ दी है और मेरी तरफ उंगली तान रखी है। कुछ ही देर में आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ है, लेकिन जिसने पूरा सीन देखा था वो समझाने लगता है और बात जल्दी साफ हो जाती है। भीड़ तुरंत मेरी साइड ले लेती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? लेन इलीगली तुमने कट की और चिल्ला भी तुम रहे हो। एग्जैक्टली। ऊपर से ये तो बच्चा है, तुम लोग बहुत अनरीजनेबल हो। क्राउड अपने खिलाफ जाता देख कपल का बचा हुआ पेशेंस भी खत्म हो जाता है। फे अब पूरी तरह ड्रामा शुरू कर देती है। तुम लोगों को पता भी है क्या हुआ? हीरो बनने का शौक चढ़ा है सबको। क्राउड में खड़े होने से कोई सही नहीं हो जाता। ये यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक पैसे नहीं देगा। सिचुएशन और एस्केलेट होती जाती है। लीना और जॉन भी कार से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही फे जॉन के कंधे पर फुल साइज प्रोफेशनल कैमरा देखती है, वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर एक्सप्लोड कर देती है। म्यूजिक। ये क्या है? कैमरा मुझ पर क्यों है? तुम्हें पोर्ट्रेट राइट्स के बारे में पता है? अभी बंद करो इसे। लीना कामली समझाने की कोशिश करती है। प्लीज काम डाउन। हम सिटी टेलीविजन स्टेशन से हैं और अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। लेकिन लीना के खत्म करने से पहले ही फे फिर कैमरा की तरफ बढ़ती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बिना मेरी परमिशन के फिल्मिंग करना वायलेशन है। अभी बंद करो इसे। जैसे ही उसका हाथ कैमरा तक पहुंचने वाला होता है, मैं आगे बढ़कर उसे रोक देता हूँ। लेडी, मैं अब तक बहुत पेशेंट रहा हूँ। अगर तुम अनरीजनेबल बनना चाहती हो तो सुन लो। ये प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट है। इसकी कीमत 100,000 युएन से ज्यादा है। क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हो? ये सुनते ही फे रुक जाती है। 100,000 युएन कैमरा? वो अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर शार्पनेस आ जाती है। कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन एक बच्चे को डराना आसान है। उसी सोच के साथ वो बोलती है, मुझे लगा तुम म्यूट हो, लेकिन तुम बोल भी सकते हो लिटिल ब्रैट। मैं उसकी इंसल्ट्स पर मुस्कुराता हूँ। तुम में हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की? मैं अपनी पॉकेट से डायरेक्टर ऑल्ड्रिच का दिया हुआ व्हाइट कार्ड निकालता हूँ। जानती हो ये क्या है? फे ब्लैंक होकर सिर हिलाती है। ये व्हाइट ड्रैगन कार्ड है, डायरेक्टर ऑल्ड्रिच ने पर्सनली दिया है। इससे मैं देश के किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, प्रायोरिटी सर्विस के साथ। फे और कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगा था शायद बैंक कार्ड होगा, लेकिन ये तो मेडिकल कार्ड निकला। वो हंसती है और हाथ मारकर कार्ड गिरा देती है। ये क्या बकवास है? हॉस्पिटल से भागे हो क्या पागल? मुझे मत उकसाओ। फे की थ्रेट सुनकर लीना तुरंत मेरे सामने आ जाती है। प्लीज काम डाउन। मैल की हेल्थ बहुत फ्रैजाइल है। अगर आपने इसे छुआ भी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मुझे ये थोड़ा फनी लगता है। मुझे मारोगी? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं लीना को साइड होने का इशारा करता हूँ और जानबूझकर अपना चेहरा आगे कर देता हूँ। चलो मारो, अगर हिम्मत है तो। एड्रियन, म्यूजिक और फे दोनों गुस्से से पीले पड़ जाते हैं, लेकिन कोई मूव नहीं करता। चारों तरफ लोग फोन्स निकालकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऊपर से ट्रैफिक कैमरास भी हैं। एक पंच और सीधा नुकसान। उन्हें रुकते देखकर मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। इतना शोर और निकले सिर्फ वर्ड्स। लगा था कुछ करने की हिम्मत होगी। वो दोनों गुस्से से कांप रहे हैं। मैं उन्हें मौका नहीं देता। क्या तुम या तो कुछ करो या चुप रहो। सबके सामने खुद को एम्बैरेस मत करो। मेरी बात सुनकर लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पागल हो जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रैजाइल दिखने वाला मैल ऐसे बोल सकता है। बिल्कुल नो मर्सी। कॉलेज स्टूडेंट्स की वर्बल टेकडाउन कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर ये लाइव स्ट्रीम ना होता तो मैल और भी ज्यादा ब्रूटल होता। मैल का जस्टिस सेंस स्ट्रांग है, बॉडी फ्रैजाइल है, लेकिन गट स्ट्रांग है। व्यूअर्स इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एड्रियन और फे अंदर से जल रहे हैं। एड्रियन का टेम्पर पहले से शॉर्ट है, तभी तो एक्सीडेंट होते ही कार से कूद पड़ा था। अब जब मैं उसे ओपनली टॉन्ट कर रहा हूँ, वो खुद को रोक नहीं पाता। वो मेरे पास आता है, फिस्ट्स क्लेंच्ड। किड, ये मत सोच कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। वर्स्ट केस में थोड़ा पैसा लगेगा और पैसा हमारे पास बहुत है, समझे?